वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैफे मार्कला और मैं हूं आपकी मेजबान ज़रियाब राजपूत। एक नई सुबह, एक नए आगाज के साथ, इस दुआ के साथ कि ये वीकेंड हम सभी के लिए बहुत शानदार बन जाए और अल्लाह करे कि पाकिस्तान आज के मैच में जीत जाए, क्योंकि ये सिर्फ मेरी दुआ नहीं है, पाकिस्तानी कौम, इसके चाहने वाले, इसमें बसने वाले, इसके रहने वाले, दुनिया भर में जहाँ कहीं भी रहते हैं वो आज इसी बात की दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आज पाकिस्तान और इंडिया के माबैन मैच खेला जा रहा है। तो प्लीज़ 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 आप पाकिस्तान को आज का मैच ज़रूर जितवा दीजिएगा। लेकिन मैं हमेशा एक बात करती हूँ, वो ये कहती हूँ कि जीतेगा वही जो अच्छा खेलेगा, फिर चाहे वो इंडियन टीम हो या फिर चाहे वो पाकिस्तानी टीम हो। लेकिन कहते ना कि बात औकात परफॉर्मेंस के साथ साथ कुछ दुआएं होती हैं, अपनों का प्यार होता है, लेकिन जब तक वो प्यार, वो साथ आपके साथ मौजूद ना हो, आप अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं। तो आज पाकिस्तानी टीम जब क्रिकेट ग्राउंड में उतरेगी, क्रीज पर मौजूद होगी, तो हम सब की दुआएं होंगी, हम सभी के प्यारे प्लेयर्स के साथ। तो जनाब, कुछ दुआएं ज़रा उन जानवरों के लिए भी कर दिया करें जो कि बिल्कुल ही नायाब होते चले जा रहे हैं। वो नायाब इसलिए होते चले जा रहे हैं क्योंकि उनकी नस्ल में कमी वाक़ई होती चली जा रही है। अब ऐसा हो क्यों रहा है और कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो कि दुनिया में बहुत कम से कमतर होते चले जा रहे हैं, ज़रा उन पर बात कर लेते हैं। लेकिन बात कर लेते हैं ज़रा उस मूवी के हवाले से कि जिसने पाकिस्तान में तो खूब नाम कमाया ही, लेकिन पाकिस्तान के बाहर भी उसने लोगों के दिल जीत लिए हैं। मैं बात कर रही हूँ आपकी और हमारी पसंदीदा मूवी बिलाल अशारी की प्रोडक्शन मौला जट की, जिसमें हमजा अली अब्बासी हो, माहिरा खान हो, फवाद साहब हो। उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि सभी के दिल जीत लिए हैं और ऐसे ऐसे खूबसूरत तरीके से डायलॉग डिलीवरी हुई है कि लोग इसे बेहद पसंद करें, बड़ा सरार है, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत तवील अरसे के बाद कोई इस किस्म की बहुत बड़ी प्रोडक्शन पर काम हुआ है। और इसके अलावा भी अगर हम देखें तो IMDb पर 9.5 इसकी रेटिंग जो है वो मॉनिटर की गई है। 9.5 का स्कोर कोई मान नहीं रखता है किसी भी मूवी के लिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लॉलीवुड। तो डेफिनेटली पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तानी तारीख में। दूसरा ये भी कि अब जरा इस फिल्म का कैनवस और मजीद बढ़ा दिया गया है। बिलाल अशारी साहब ने खुद इस बारे में ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ ऐसे ममालिक के जहां पर इस मूवी को पसंद किया जा रहा है, उनके डिफरेंट ऐसे सिटीज़ हैं कि जहां पर अब इस मूवी को प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो चाहे आप पाकिस्तान में रहें या पाकिस्तान से बाहर, मौला जट आप ज़रूर देख पाएंगे। और अभी से देखें अगर आप, तो ये 50 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस कर चुकी है। सोचिए, अभी ये मजीद मूवी जो है वो 2-3 दिनों में 2-3 हफ्ते और निकालेगी या 2-3 महीने निकालेगी, तो बिजनेस कहाँ से कहाँ जाएगा। तो पाकिस्तान को, पाकिस्तानी इंडस्ट्री को, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इस तरह की मूवीज़ की बहुत ज़रूरी है। बिलाल अशारी साहब, आपकी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। और सेगमेंट होने जा रहा है ये बहुत ही शानदार, क्योंकि सुबह अगर आपको चटपटी खबरों के साथ कुछ ऐसे मेहमानों से मुलाकात करने का मौका मिल जाए जिनका काम ही हमारे और आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरना है अपने टैलेंट के ज़रिए, तो कितना मज़ा आएगा। वो सारा मज़ा आज हम इस सेगमेंट में एंजॉय भी करेंगे और साथ ही साथ अपने उस मेहमान से आपको मिलवाएंगे भी और उनसे जानेंगे भी कि है तो वो नाइजीरिया से, लेकिन जब से वो पाकिस्तान में है उन्हें पाकिस्तान में रहना कैसा लगा, पाकिस्तान में रहते हुए उन्होंने क्या कुछ सीखा। और उर्दू तो उनकी इतनी कमाल है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। लेकिन जब वो पंजाबी में बोलते हैं ना, तो यकीन कीजिए पंजाबी और भी खूबसूरत लगने लग जाती है। जनाब टिकटॉकर भी हैं, कॉमेडियन भी है, स्टैंड अप कॉमेडियन, और इसके अलावा बॉक्सर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं। और इसके अलावा मतलब उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में अगर मैं बताऊंगी आपको तो शायद कम पड़ जाएगी। हम उन्हीं से बात करते करते जानेंगे कि उनकी लाइफ के ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमें नहीं मालूम, लेकिन वो लोग जो टिकटॉक यूज़ करते हैं वो लोग जानते होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। अभी हम जिनका तारुफ आपसे करवा रहे हैं और जिनसे मुलाकात हम आपकी करवाने लगे हैं, उनका नाम है, थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए लेकिन मैं कोई गलती नहीं करना चाह रही। His name is Abiola Mashood Atabetli. Is it right? Yes, perfect. Assalamu alaikum and very good morning. How are you, Abiola? I'm good. इतना मक्खन अपने लगा है, मैं तो यकीन मानो, मुझे लगता है मैं आज नहाएंगा भी नहीं क्योंकि मैं कसम से नाश्ते में मक्खन खाना पसंद है वैसे पियोला? मक्खन मुझे याद करना पसंद है, पाकिस्तान की सारे पाइक से लेके बिरयानी, पुलाव,
अफगानी की लाइक पिशावर की साइड की खाना, उसके और मक्खन बाद लगाना पसंद है आपको? ये दालमाश के साथ मक्खन लगाते हैं। नहीं, मैं दूसरे तरीके से मक्खन लगाना पूछी, जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले लगाया था। ये अच्छी है और ये आप कहते हैं। अभी लाइक कितना टाइम हो गया पाकिस्तान में रहते हुए? 10 साल से ज़्यादा हो गया, 11-12 साल आप कह सकते हैं। आई थिंक 2011 में आया पाकिस्तान में, तब तो मैं 17-18 ईयर्स ओल्ड थी और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी भी बढ़ गया और आप हमारे प्यारे पाकिस्तानियों में जिस चीज़ से ज़रा ज़्यादा फेमस है वो है आपका सॉन्ग दाल माश, जिसे गाकर आपने लोगों के दिलों में दाल माश का ज़ौक ऐसा पैदा किया था कि मैं कहती हूँ वो भूले ना भूले। उस पर भी हम लोग आएंगे तो डिस्कशन पे करेंगे, लेकिन दाल माश कभी इतने अच्छे स्टाइल में ना आपने खाई होगी ना गाई होगी, जिसको अब्युल्ला ने गा दिया और खा भी लिया। अब्युल्ला, ये सॉन्ग लिखते वक्त आपके माइंड में क्या था? अच्छा, वो एक चीज़ ये है कि लाइक कोई भी न्यू लैंग्वेज है, कुछ वर्ड्स ऐसे एक जो आपको क्लिक करते हैं। तो मुझे ऐसे वो जो वर्ड्स है, एक तो दालमाश है, दूसरा फतह जंग। अच्छा, ये 2 वर्ड्स मुझे बस क्लिक किया हुआ है। फिर दालमाश तो मैंने खाया भी, मज़ा आया, तो मैं बार बार मैं और कहते मेरा तकिया कलम बन गया दालमाश। तो जब मैं स्टूडियो में मैं कहता क्यों ना मैं गाना लिखूं दालमाश के ऊपर। और हमने लिखने शुरू किया। वो एक सॉन्ग, वो मेरा फ्रेंड्स था जो अली बॉयज ने किया हुआ गाना, फिर गाना बन गया। आई थिंक 3 घंटे में हमारा गाना तैयार हो गया। यूँ तो अब्युल्ला, बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स हैं जो कि पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे जिन्होंने पाकिस्तान में रहते न सिर्फ बहुत ज़्यादा प्यार पाया और अपनी पहचान भी बनाई। दाल माश गाकर आप लोगों के अंदर कितना घुल मिल गए और पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत मिली आपको? यार मैं शुक्र करना चाहता हूँ, पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है और जितना मोहब्बत पाकिस्तान ने दिया है मेरे मुल्क में नहीं दिया अभी इतना। तो मेरे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है और मैं बहुत शुक्रगुजार जाता हूँ। सॉरी, मेरा उर्दू कभी खत्म हो सकता है। तो ये बहुत प्यार मिला हमें पाकिस्तान में माशाल्लाह। और तब जब से मैं पाकिस्तान आया हुआ है, इट्स रियली बिन वेरी वंडरफुल। लोग ने इतना वेलकम किया हुआ है, साथ हमें सपोर्ट भी किया हुआ है आप प्लेटफॉर्म्स की, टिकटॉक से लेके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स से। सो इसके लिए दिस इज़ रियली बिग फॉर मी। और मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए मैं कार्य और भी करूँगा। डेफिनेटली यस, इट्स टाइम टू गिव बैक टू पाकिस्तान। जब से पाकिस्तान आए हैं, नाइजीरिया गए हैं अपनों से मिलने के लिए, ये जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ? वाह, वेरी गुड क्वेश्चन। ये अब एक दफ़ा गया है मैंने 11-12 साल में। 11-12 सालों में सिर्फ एक दफ़ा? यस। और ये बस अब देखो लाइफ में, जब अगर मैं और किसी ने मुझे बोला था कि मैं पाकिस्तान आएंगे, शायद उस टाइम मैं कहता कि यार तुम क्या बात, तुम पागल तो नहीं है। लेकिन किस्मत बस ऐसे हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी फॉर दैट। लाइक पाकिस्तान ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया, जितना एक्सपोजर मुझे मिला हुआ है। और मैंने पाकिस्तान के अंदर मैंने बाई मुल्क से भी मैंने कम किया हुआ है और इधर बढ़ते हुए। सो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, आपसे जब बात करें ना तो उर्दू आप जो बोलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अपने व्यूअर्स को मैं बताऊंगी कि जब अब्युल्ला पंजाबी में बात करते हैं तब ज़्यादा और ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अब मैं आपसे सवाल उर्दू में ही करूँगी क्योंकि मेरी पंजाबी बहुत कमज़ोर है। आप जवाब कोई गली आप सारे जवाब पंजाबी में ही दीजिएगा, ठीक है? पाकिस्तान में कौन कौन से शहर घूमे आपने? मैंने लाहौर घूमिया। अच्छा। उन्होंने बोला जिन्होंने लाहौर ने भी किया वो और जमिया नहीं। और मैं जम के था गए। Really nice. मैं पिशावर भी गया। मैंने तकरीबन इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, अबुधाबाद, जेलम मेरा फ्रेंड की मैंने शादी पे गया। बहुत माय बेस्ट फ्रेंड। कुछ शहर छोड़ा भी है अपने, सारे घूम लिए? यार पाकिस्तान बहुत बड़ा है, मैं अभी नहीं घुमा, नहीं पूरा नहीं कर पाया अभी इंशाल्लाह। काफ़ी जगह हमारे फैंस की इतना पूरा पाकिस्तान में है, हर जगह पर हमारे फैंस पे। अब यकीन मानो एक दफ़ा मेरा फ्रेंड ने मुझे बोला कि हम G13 जा रहे। अच्छा, G13 इस्लामाबाद। और उन्होंने गाड़ी चला के सियालकोट ले गया। ठीक है। फिर मैंने वो तो वहाँ कितना फैंस है हमारे, मैं वीरान हो गया कि हमारे सियालकोट तक हमारे फैंस है। तो ये मैंने सारी सिटीज़ मैंने देखने हैं, ऑब्वियसली फैंस से मिलने। और आई वांट, ये काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेसेस है। माय फेवरेट मीन्स स्कार्डू, मुझे स्कार्डू बहुत पसंद है क्योंकि वो जो स्नो और क्लाउड की जो थॉट, वो आई लव इट, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो कितनी बार स्कार्डू जाने का इत्तेफाक हुआ? आई थिंक 2 दफ़ा गए। यस, 2 दफ़ा गया हुआ मैं। और मैं जाते में, और एक्चुअली मैं उस रोड से जाता हूँ, लेकिन वो जगह बहुत खूबसूरत है। अच्छा, जितनी भी जगह लोगों की एक्सेस से दूर होती है ना, उतनी वो जगह प्यारी भी होती है और खूबसूरत भी होती है, क्योंकि हम सभी में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मसला है कि हम जाकर गंद फैला देते हैं और उससे टूरिस्ट जो है वो खासे नाराज हो जाते हैं। आपने भी बहुत सारी, मतलब यानी कि आप यूं तब आप हमारे पाकिस्तानी हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जब आप इस तरह की जगहों पर जाते हैं अब्युल्ला, तो क्या देख के महसूस होता है जब लोग वहाँ पे कचरा यहीं पे छोड़कर चले जाते हैं? नहीं, बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है। और मैं ये यकीन मानो, देखो
not just like the Pakistanis बाय मुल्क में होते हैं और इतना well behaved होते हैं like do they वो तो why not for Pakistan जब वो पाकिस्तान में आते हैं why not take care of these things और इसकी वजह से like even there's a friend of mine उसकी waste company है waste to earn है Hassan Rao तो उसने भी वो waste recycling हमने इस पे touch किया हुआ है I work with him on this project as well उसने भी हमने touch किया हुआ है कि I try to you know touch और entrepreneurs with जहाँ पे भी हम अच्छा ये मैं इसी तरफ आने लगी थी एंटरप्रेन्योरशिप पर आप काम कर रहे हैं क्या एक्सपर्टीज है आपकी हम आपको किस रूप में देखेंगे हाँ या मैं खुद ये एक वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एक मेरा फ्रेंड ने एक तालहा इसने मुझे मशवरा दिया हुआ कि यार और कि ये क्राइसिस है हमारे लिए कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी से बात कर रहे हो हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं किस लाइन पे लेते हूँ उसको और लेकिन ये चीज़ें मैं ओन कर रही हूँ बेसिकली बिकॉज एक होता है अब यू गुड एट इट यू जस्ट डूइंग इट अब यू गुड एट दैट थिंग तो इसको मेजर जो लग है ना इट्स ए पार्ट वे फॉर माई सेल्फ आई हैव चोजन टू बी दिस मल्टीपल डायमेंशंस बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम तो मैंने ये कहता ठीक है अगर आप एक चीज़ में अच्छा है बेशक 10 चीज़ें तो आप 10 चीज़ें करें नो इश्यूज़ गेम आते हैं मैनेजमेंट से अपनी किस तरह आप इसको मैनेज करें मैंने इतना अच्छा नहीं मैनेज किया अभी लेकिन कोशिश करें कि मैं बेटर से बेटर मैनेज कर सकते हैं क्योंकि हो सकते हैं क्योंकि इवन जो एक एंटिटी की जो काम है ना इसके अंदर भी बहुत वेराइटीज़ होते हैं ठीक है तो इट्स एज गुड एज इवन इफ यू हैव मोर वेराइटीज इज अबाउट आपने कैसे इसको मैनेज किया हुआ है तो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में एक्चुअली जब मैंने यूनिवर्सिटी किया हुआ है बैचलर्स कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है तो इसके फौरन बाद मेरा ऑडिशन हुआ हुआ है कॉपीकाट्स प्रोडक्शन की जो मैंने 1 साल की प्ले किया हुआ है अच्छा ड्रामा अनवर मकसूद की प्ले था ISPR की प्रोजेक्ट था सो उसमें मेरा रोल था मोकरानी फौजी क्योंकि मैं मोकरानी लगता अच्छा जरा प्रोड्यूसर साहब वो क्लिप निकालिएगा और जरा चलाइएगा अभी जरा हम भी देखेंगे यस तो ये मोकरानी फौजी था और शायद आपको ये स्टेज प्ले था वो शायद आपको क्लिप भी ना मिलेगा क्योंकि उस टाइम फोन्स बिल्कुल मना है लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट हमने 200 परफॉर्मेंसेस किया हुआ अक्रॉस पाकिस्तान इस्लामाबाद लाहौर कराची फैसलाबाद मुल्तान हमने यहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है और उसके फौरन बाद 1 साल बाद आई जस्ट स्विच टू माई बिजनेस मोड अगेन फिर मैंने सॉफ्टवेयर हाउस की बिजनेस पे आया हुआ है ट्राई टू रन सॉफ्टवेयर हाउस और फ्रीलांसर के तौर पे शुरू किया हुआ है असीम वाज माय पार्टनर बैक देन एंड उसके बाद दैट्स व्हाट आई वेंट ऑन फिल्म अच्छा इसमें भी जब आप प्ले की बात करें ना तो वो याद है हम लोग बैठे हुए देख रहे थे आपका एक वो वाला टिकटॉक जिसमें एक फीमेल ड्राइवर जो लाइसेंस है वो लेने जाती तो जो आगे से ऑफिसर होता है वो उससे इतना स्वीट होता है वैसे लड़कियां गाड़ी चलाती हैं लेकिन क्या सोची गाड़ी चलाती हैं अमूमन लड़के ये सोच कर परेशान हो जाते हैं ये फीमेल ड्राइवर और ये मेल ड्राइवर के एक्सपीरियंस क्या खुद भी आपने कभी किए किसी दोस्त के साथ या ये अभी देखो हमारी जो ये आइडिया आया हुआ है हमारी दोस्त क्योंकि हमारी जो चैनल है टिकटॉक चैनल है इंटरा ट्रैवल्स हम 3 लोग ओन करते हैं मैं इस्माइल और एक पाकिस्तानी फ्रेंड है इराज तो ही इज ऑल्सो यूनिवर्सिटी फेलो बैक देन तो हमने वो जब मैं ऑफिस में वो मैं ऑफिस आता था तो हमने मिलकर कहते यार व्हाई डोंट वी स्टार्ट मेकिंग फनी वीडियोस बिकॉज जब हम बचे थे ना वी आर जस्ट लाफिंग 3 friends होते हैं we always just laughing because we're very three happen to be funny I don't know who's the funniest that's the competition but तो फिर हम शुरू किया हुआ एक वीडियो बनाया फिर दूसरा वीडियो बनाया and alhamdulillah we got lots of support and इस पे 2.2 million followers we've got from that and if even there's another platform snack video वो भी हमने join किया हुआ है वो भी it's almost 1 million followers there and it's been amazing. I think combined videos जो होगा TikTok more than 8,000 videos we've uploaded on both platforms. अच्छा जरा उस गाने पर आए ना वो दाल माश वाले रैप पे Okay. थोड़ा सा गुनगुना कर हमें आप थोड़ा सुनाएं दाल माश मैं इसके रैप पार्ट देंगे आपको शादी पे मैं गया तो खाने की वैरायटी वहाँ पे सो कोरमा शोरमा सब कुछ छोड़ना बिरयानी शियानी मैंने नहीं खानी दाल माश खिला दो मेनू दाल माश रोटी डाल के दाल माश खिला दो मक्खन लगा के रोटी खिला दो यस आप कब से लगा रहे Not at all, not at all. आप हैं इतने अच्छे आप हैं इतने प्यारे और इंसान दिल से खूबसूरत होना चाहिए यकीन जानिए और ऐसा ना आप बोले माशाल्लाह हैं शुरू कर लेते हैं ऐसे ऐसे करके तो अब्दुल्ला दाल माश पहली बार कहाँ पे खाई थी आपने सॉरी दाल माश पहली दफा कब खाया पाकिस्तान ओहो पाकिस्तान में कहाँ पे खाने लाइक आपने कहा कि been visited at नहीं मैंने इस्लामाबाद में जब हम आया इस्लामाबाद में खाया हुए आई कैन नॉट रिमेंबर व्हिच रेस्टोरेंट को कभी पुराना है लेकिन मैं तो खाता रहता हूँ हॉस्टल में भी खाता रहता हूँ शादी में भी और काफी जगह पे दाल माश खाता रहते हैं इट्स अच्छा नाइजीरियन फूड और उनके स्पाइसेस में और पाकिस्तान के खाने में कितना फर्क है काफ़ी फ़र्क है बाय द वे और आई थिंक नाइजीरिया एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे 500 ज़्यादा से ज़ुबान है
और यकीन मानो और पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा है, 7th इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान नंबर 5 पे चला गया। लेकिन ये है कि देयर इज डिफरेंट कल्चर ऑफ फूड्स है। कुछ जैसे पठान की खाना बहुत कम स्पाइसी है और पंजाब में ज़्यादा स्पाइसी है। तो नाइजीरिया में जहाँ पे स्पाइसी है ना, मेरी जो ट्राइब है इट्स रियली स्पाइसी और वो हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं। लेकिन अभी मैं पाकिस्तान आके आई थिंक पाकिस्तान की स्पाइसी हमारी की बहुत कम है, पाकिस्तान की स्पाइसी कम है। आप लोग हमसे भी ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं? आम जो तुम लोग चिली रेड ग्रीन यूज चिली कहते हैं ना, आम जो है रेड जब तक रेड नहीं होते हम यूज नहीं करते। अल्लाह अकबर, मतलब ताने से धुएं निकलवाने वाली हरकतें होती हैं। और रेड और काफी खाना है जो पाकिस्तानी को पसंद करेगा, नाइजीरियंस की फूड। जैसे कि मतलब अगर राइस की वजह से यहाँ पे बिरयानी बहुत पॉपुलर है ना स्पाइसेस में, वहाँ पे क्या होगा? जॉलोफ राइस। जॉलोफ राइस? यस, फ्राइज नहीं है ये, राइस जॉलोफ राइस, नॉट फ्राइज। यस एग्जैक्टली, जॉलोफ राइस है। कोई भी पार्टी हो ना, जब तक जॉलोफ राइस नहीं होता वो पार्टी नहीं हो शामिल हो सकते। अच्छा, वो वहाँ का बेहतरीन खाना है। हाँ, जब तक जॉलोफ राइस नहीं होगा वो जो बीबी और दुल्हन और दूल्हा है वो कबूल नहीं करोगे। रियली? इम्पोर्टेंट है। नाइजीरियन वेडिंग्स को कितना मिस करते हैं? वेडिंग्स को मैंने तो काफ़ी अटेंड किया हुआ है और मिस किया हुआ है, काफ़ी डिफरेंट है यहाँ। लेकिन यहाँ की वेडिंग्स की इतना ब्यूटीफुल है, इतना कलरफुल है। भंगड़ा शंगड़ा डाल लेते हैं यहाँ की वेडिंग्स पे? हाँ, नहीं भंगड़ा तो नहीं है, वो डिफरेंट डांस है। हमारे भंगड़ा की स्टाइल कुछ और लेवल है। आपको पता है कि डांस तो अफ्रीका की गेम है, तो हमारे बहुत एनर्जेटिक होता है। हमारी जो एनर्जी लेवल है इट्स रियली हाई और इतना एनर्जी लेवल है कि हम बगैर सेरेमनी में भी डांस कर लेते हैं। मतलब इतना डांस करना पसंद है नाइजीरियन लोगों को। Yes, absolutely. और वहाँ पर ज्यादातर किस किस्म का म्यूजिक पसंद करते हैं लोग? नाइजीरियन की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है इतना बड़ा और इतना वास्ट है और मैं आपको बता नहीं सकते, क्योंकि वन ऑफ द लाइक इवन टॉकिंग अबाउट द मूवी इंडस्ट्री इटसेल्फ, it's one of the biggest. रैप नाइजीरियन रैप पूछा है? Yeah, I love. Please do that. Okay, Olamide is my favorite. मुझे लगता है मैंने कोई 100 दफा उसको रैप 101 दफा आज गा दीजिए। Yes, definitely. Okay. I'm the president, I find solution to the situation and they show me opposition and I be like, don't mention, don't thank me, thank God. Oh, real buy, she said, look below warrior now. All the boys, they know get leavers, so they chase them out of town. I'm the last kid standing, you can call me the Sultan. Don't cry me a river, baby, cry me your lagoon. Abanika dawager, Abanika fagoon. You know what it is now, baby, love was Shaki. Swagger me yet, I sit to silly at Sirizaki. I'm the one and only, I'm the guys don't want to mess it, baby. They try to mess around you alone, I will make them hit me. Come on, let me take you back to my road and show you how I rock. I'm done. If you're not, I'm sorry. Well, so you. This is not giving इतनी तेजी में इतना चढ़ाव गाना, अब थोड़ा सा इसको उर्दू में एक्सप्लेन करें, कहा क्या है आपने? शायद शेर में कहना के अच्छा, मजे की बात ये है कि मैं और अब्दुल्ला जब नीचे बैठे हुए थे तो मैंने कहा पाकिस्तान आकर कैसा लगा? आपका जवाब क्या था, जरा बोलिएगा। कैसे लाइक, सॉरी मैं भूल गया। आपको याद है, आपको याद है क्या कहा? बस गलती हो गया। अरे मैं बदला ऐसी और कौन-कौन सी गलतियां जो पाकिस्तान आकर आपको महसूस होती हैं? यार बहुत since I've come to Pakistan, जब से मैं लैंग्वेज सीखे बहुत आई एंजॉय करता हूँ। फिर आपको पता होगा कि यार अगला क्या बोलो आपके बारे में, जो आपको पता नहीं क्या आपको पता है। अच्छा, पंजाबी सीखने में कितना टाइम लगा? वो भी साथ उर्दू में है क्योंकि मिक्स है, थोड़ी सी मिक्सचर है। हाँ, ज़्यादा उर्दू भी बोला जाता है लेकिन पंजाबी भी कुछ लोग पंजाबी बोल लेते हैं। फिर मैं सुनते हैं, फिर मैं अंडरस्टैंड करते हैं उसकी लाइक थोड़ा सा मुझे। और पंजाबी गाने सुनते हैं? हाँ, मुझे कौन सा सुना? और पंजाबी में हमारे नसीबुल्लाह साहिबा को सुना आपने? Oh, Nasibullah, I've heard, but I don't remember any of a song. एक song में I know of Punjabi one song. If you want, I can sing for you. Sure. ना आपको डेडिकेट करेंगे, ये किसी और को नहीं डेडिकेट करेंगे। गाने के लिरिक्स बस अच्छे होने चाहिए, डेडिकेशन में तो कुछ भी चलेगा। पहले आप मानेगा कि आपके लिए डेडिकेट हो जाएंगे। Okay, go on. Okay. Please, माफ कीजिएगा। उसके लिए आपको हंसना पड़ेगा। आपको वैसे ऑलरेडी आप मेरे चेहरे पे मैं क्या, मेरे व्यूअर्स भी हंस रहे मुस्कुरा रहे हैं इस वक्त। तुसी जदी असंदे ओ सजना संदे सीने ठंडी पेंडी के साथ दिन नहीं चढ़ता ओ जदी तक ने ना तुआनु साडेली ये दोपहरे भी उदू तक रात ही रेंडी। टिकटॉक में we made videos on TikTok, इसके बहुत काफी रेस्पॉन्स है। हमने काफी सॉन्ग्स गाते भी TikTok में भी we always like do lip syncs on some of the songs, and इसके लिए हमने उस पे भी काली जुल्फों की भी हमने काफी वायरल हुआ। मुझे याद है, प्लीज
go for that. संभालो जरा अपना आंचल गुलाबी, दिखाओ ना हंस हंस के आंखें शराबी, saluting का दुनिया में हाचा नहीं है, हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है, उतरते हैं नजरें तो गिरती है बिजली, अदा जो भी निकली कयामत है निकली, जहां तुमने चेहरे से आंचल उतारा वहीं एल दिल को तमाशा बनाया, खुदा के लिए हम पे डोरे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो. Really amazing, Thank you Abdullah. so much. Seriously, Thank sing you such so a nice song. वक्त हमारे पास कम है लेकिन बातें इतनी, और मैं खुद इस सेगमेंट को इतना एंजॉय कर रही हूँ कि आपको बता नहीं सकती. अच्छा, जो नाइजीरियन लैंग्वेज है Yes. कितना टफ है. जैसे आपने तो पाकिस्तानी लैंग्वेज को पिक किया, उर्दू को Yes. पिक किया, पंजाबी को पिक किया. अगर हम उर्दू स्पीकिंग्स पिक करना चाहे नाइजीरियन एक्सेंट को, तो वो किन लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन है? Oh, that's a very, I think I have very few knowledge about that. लेकिन Nigerian की जो, there are like 500 languages in Nigeria. Pontus is the born in Nigeria में. Okay. तो I'm from Yoruba tribe, Yoruba. So मैं Yoruba बोले जाते हैं, बाकी जुबान में जो नहीं आते हैं. अच्छा, नाइजीरिया में डिफरेंट लोकल लैंग्वेजेस Different local होंगी. languages हैं. और जो Yoruba है, it's pretty old. Actually जो history is काफी पुराना है. और जो obviously इसलिए मुश्किल होगा पाकिस्तानी यूथ चाहते हुए सीखने में, क्योंकि इतना ज़्यादा जुबान है और कोई नेशनल लैंग्वेज है. जैसे यहाँ पे उर्दू ज़्यादा बोली जाते हैं. जी जी. इस वजह से थोड़ा सा एहसान होगा. वहाँ पे अब नाइजीरिया जाएंगे इंग्लिश ज़्यादा बोले जाते हैं. अच्छा. जब तक आप रीजनल एरिया नहीं जाएंगे लोग अपना वो लोकल लैंग्वेज नहीं बोलेगा. जैसे आप लेगोस जो मेन सिटी है, लेगोस इज वन ऑफ द वाज द प्रीवियस कैपिटल, वो कराची जैसे है. और अबुजा में जाएं people would speak English. वो जो even the जो पैसा मांगने वाला वो अंग्रेजी बोल सकते हैं. like so फिर इसके लिए मुश्किल होगा आपको उनकी जो रीजनल लैंग्वेज. अगर आपने कोई रीजनल लैंग्वेज सीखने फिर आपको रीजनल एरियाज जाना होगा. तब आपको इजीली. So there is a much difference between regional language and the local language. Yeah, regional language and then English is the widely. okay. ठीक है, then regional language होगा क्योंकि वो उसी जगह पे है. टोटल कितनी local languages होंगी? 500 plus languages. My goodness, 500 plus languages. अच्छा अबीला, पाकिस्तान में 11 साल तो हो गए आपको रहते हुए. कुछ त्यौहार नाइजीरिया के भी होते हैं, कुछ फेस्टिविटीज जो होती हैं वो पाकिस्तान की भी होती हैं. वहाँ का फेवरेट इवेंट जिसको आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट बचपन में भी करते आए हैं, वो कौन से है? और पाकिस्तान में जैसे ईद होती है, छोटी ईद है, बड़ी ईद है, इसके अलावा डिफरेंट हमारे रिलीजियस कुछ और भी इवेंट्स होते हैं. आपका वहाँ पे किस इवेंट को ज़्यादा एंजॉय करते हैं? नाइजीरिया में एक तो आई एम मुस्लिम बाय द वे, लेकिन क्रिसमस में इतना एंजॉय करते हैं नाइजीरिया में. और उसके अलावा जो न्यू ईयर है ये बहुत सेलिब्रेट किया जाता है. लाइक जो लास्ट लाइक कितना 30th और 31st की जनवरी जो उसकी जो रात है वो इट्स रियली वेरी अमेजिंग. बड़ी मजेदार रात होती है. और वो होते हैं वो टाइम चलते दिसंबर से क्रिसमस. अच्छा, दिसंबर फिर 25 दिसंबर टू ऑनवर्ड्स. तो उस टाइम काफी लाइक आपको 10 days of real festive. Like you will hear sound, tamaka all through. You would hear literal pataka 24 hours. You know, 24 hours. बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे. Yeah, like आपको you would keep hearing those sounds, so it's very enjoyable. बाकी ईद को भी ईद पे होता है. पाकिस्तान में रहते हुए ईदी मिली कभी? या दी है? ईदी दिया भी है, मिला भी है. दिया भी है. अच्छा, कम से कम ईदी कितनी मिली पाकिस्तान में रहते हुए? यार मुझे याद नहीं, लेकिन मिलते हैं यार. वो देते हैं मुझे. लाइक कुछ मैं कोई फ्रेंड्स की गाँव पे जाएंगे वो फिर देते रहते हैं उसकी. हाँ मुझे याद है उसकी मेरा बेस्ट फ्रेंड की उनकी चाचू ने मेरा वो यूके से आया हुए, उन्होंने हमें दिया हुआ. मैं कहते यार काश उन्होंने यूके पाउंड सी दिया हुआ. वैसे छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं ना, वरना पैसे तो कोई मायने नहीं रखते. नाइजीरियन कम्युनिटी जो भी पाकिस्तान में रह रही है, आप लोग किस तरह से अपने मतलब डेफिनेटली आपके इवेंट्स भी हमारे इवेंट्स हैं, हमारे आपके इवेंट्स हैं, लेकिन फिर भी किस तरह से छोटे छोटे फंक्शंस या नाइजीरियन वेडिंग्स अगर यहाँ पर होती हो तो? एक्चुअली यहाँ पे नाइजीरियन वेडिंग्स इतना नहीं होते. मुझे लग रहा है कि नाइजीरियन कम्युनिटी इतना ज़्यादा नहीं आया हुआ है आई थिंक. और जो बिजनेस कम्युनिटी जो लाइक जो एक कम्युनिटी मतलब कि देयर डिफरेंट पार्ट ऑफ इट, कुछ बिजनेस है, स्टूडेंट है. So here Nigerians, but like it's not that much. I like people as I've seen in other countries. I've not been there, but I know for sure that there are more Nigerians over there. So लेकिन ये है कि
होती है बहुत कम है। इंडिपेंडेंस डे हम मनाने जाते हैं ज़्यादा ईद पे, जो 1 अक्टूबर जो है। सो समटाइम्स हमारी एम्बेसी इवेंट थ्रो करते हैं, फिर वो वी अटेंड दैट एज वेल। हमारी डिफेंस डे वी ऑल्सो अटेंड दैट एज वेल। तो इसमें वो फिर अच्छी एक कल्चरल इवेंट होता है, बाकी लोग एम्बेसीज भी आते होते हैं और इट्स अ वेरी फन फील्ड इवेंट होता है। मोस्टली इट हैपेंस इन सिरेना होटल और मारियट भी एक ऑप्शंस उनके होता है। सो इट्स क्वाइट अ गुड इवेंट्स जो होती है, मतलब ये आप एंजॉय कर लेते हैं। तो टाइम हो गया जनाब हमारा इस सेगमेंट का खत्म, लेकिन शो अभी जारी उसारी रहेगा। लेकिन ब्यूला, आपसे जब भी मुलाकात होती है यकीन करें हमेशा मजा आती है और व्यूअर्स भी इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। लेकिन जाने से पहले नाइजीरियन लैंग्वेज में आप कैफे मागला की टीम को कैसे थैंक यू करेंगे? ओके, नाइजीरियन योरुबा लैंग्वेज में मैं सॉरी किसको क्या कैफे मागला की टीम और ये प्रोग्राम के लिए आप क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगे? ओके, मैं अपना जुबान में बोलूँगा सीखा। Muduk pelo wo cafe magwa gbogbo òṣìṣẹ́ cafe magwa udu mi are ski मेरी मदर टंग में उर्दू में उर्दू आ गया। Okay. Say this in Urdu. Yeah. नहीं, come on man, मैं अपना ज़बान बोल रही हूँ। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। ये थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्र करने जाता हूँ सारे काफे मरवा की पूरा टीम, खास तौर पे आप एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू यू सर। यस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सब जो व्यूअर्स है सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और कीप वॉचिंग कैफे मागला। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। ब्रेक के बाद बड़ी इंटरेस्टिंग सी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं कि देखने में तो बड़ी इतनी स्वीट सी लगती हैं, बातें भी उनकी बड़ी स्वीट सी हैं, लेकिन जो वो काम करती हैं उससे ऐसा मालूम होता है कि कभी भी किसी को भी धो देंगी भाई, 2-3 लगा देंगे और फिर लगाती ऐसे हैं कि यकीन जानिए अगर बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तान का नाम ऐसे रोशन कर रही हैं कि एक से ज़ायद मतलब इनके मुतादिद ऐसी चैम्पियनशिप्स हैं जो कि वो अपने नाम कर चुकी हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स में। तो सोचिए कि उनके हाथ पांव कितने चलते होंगे, क्योंकि कुछ ख़वातीन अपनी ज़बान का सहारा लेती हैं किसी को मात देने में, तो कुछ ख़वातीन ऐसे होती हैं जो कि अपने यूँ कह लीजिए कि हाथ पांव चलाती हैं और इस अंदाज से चलाती हैं, इतने फाइन उनकी मूवमेंट्स होती हैं कि वो चारों शाने चित कर देती हैं। और जब मिक्स मार्शल आर्ट्स का नाम लिया जाता है, ये वैसे मैंने सीखा उन्हीं से कि इसमें बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कराटे भी है, जिसमें डिफरेंट और भी स्टाइल्स होते हैं, ताइक्वांडो है, कुछ इनका मिक्सचर बनता है और कबड्डी का भी मिक्सचर होता है और फिर मिक्स मार्शल आर्ट्स की कैटेगरी जन्म लेती है। बहुत सारे लोग जानते हैं क्योंकि उनका ताल्लुक गिलगित से, और गिलगित की बेटियां पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन करेंगे। आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं जनाब 26 साल अनीता करीम साहिबा से, जो कि पाकिस्तान की कम उम्र तरीन एक ऐसी मिक्स मार्शल आर्ट प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स अपने नाम किए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने सही कहा था ना कि बोलती आप बहुत स्वीट हैं, लेकिन 2-3 लगा लोगो देती हैं आप सबको। अनीता, अभी तक की जर्नी कैसी रही है? कितना टाइम हो गया है मिक्स मार्शल आर्ट्स को खेलते हुए और कहाँ पर परफॉर्म किया? वैसे तो मैंने ताइक्वांडो बचपन में शुरू की थी, लेकिन उसके बाद जो असल जर्नी मेरी मिक्स मार्शल आर्ट की स्टार्ट हुई वो 2017 में हुई, जब मैं यहाँ इस्लामाबाद आई। और वहाँ से फिर मैंने 2019 में सिंगापुर में मैंने फ़ाइट की थी। दैट वाज माय फर्स्ट फ़ाइट और एक्सपीरियंस लाइक नहीं होने की वजह से वो हार गई थी, लेकिन हार नहीं मानी। उसके बाद फिर मेरी दोबारा फ़ाइट हो गई 2020 में। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो जीती। उसके बाद फर्दर मेरे सिंगापुर में फ़ाइट्स होते गए। फिर उसके बाद हारना नहीं सीखा। फिर थाईलैंड में मेरी फ़ाइट हुई और अभी भी चल रहे मेरे फ़ाइट्स। अच्छा, अभी जब हम लोग बात करते से पहले भी और अभी भी जब आपने अपने बारे में लोगों को बताया है, सिंगापुर और थाईलैंड, इनके बारे में हमने जब भी मूवीज़ में देखा है या हमने कोई भी मैचेस देखे तो कहा जाता है कि बड़े ये टफ लोग होते हैं सिंगापुरियंस एंड थाईलैंड के लोग। कितनी टफ फाइट होती है जब आप इन प्लेयर्स के साथ खेल रही होती हैं, मतलब इन्हीं के एक्टिविटी में होती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में? मिक्स मार्शल आर्ट पूरे दुनिया में खेला जाता है, लेकिन जो इवेंट्स होते हैं लाइक सिंगापुर में भी होते हैं, थाईलैंड में भी होते हैं, बहरीन में भी होते हैं, ये हर जगह पर होते हैं। लेकिन इसके अलग अलग इवेंट्स होते हैं। जो मैं जहाँ पे फ़ाइट करती हूँ 1 वॉरियर सीरीज़ और जो 1 चैम्पियनशिप के अंडर आता है,
तो मैं वहाँ पर फाइट्स करती हूँ। ये कि वो सब जगह की लड़कियाँ होती है, सब लोग टफ़ होते हैं क्योंकि वो बचपन से उनकी जो ट्रेनिंग होती है 5-6 साल की उम्र में उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, तो काफ़ी टफ़ होते हैं ऑब्वियसली। ये वो बच्चे बचपन से खेल रहे हैं, आपने वाकई इस प्रोफेशन को या इस स्पोर्ट्स को अडॉप्ट किया तो थोड़ा सा टफ हो ही जाता है। लेकिन जब आपने कहा ना कि मिक्स मार्शल आर्ट इसीलिए कहा जाता है कि इसमें कबड्डी के स्टेप्स भी हैं, इसमें ताइक्वांडो की मूव्स भी हैं, इसमें कराटे भी हैं, लेकिन एक मैच में किसी को जब आपने अपनी किसी मूव से हराना है, सबसे ज़्यादा कोई भी मिक्स मार्शल आर्ट का प्लेयर किस मूव को ज़्यादा पिक करता है? ताइक्वांडो की, कबड्डी की, कराटे की, किसकी? मिक्स मार्शल आर्ट हम कोशिश करते हैं पंच से ही बंदे को मारे। लाइक जब हम पंच मारते हैं स्पेशली हम चिन को टारगेट करते हैं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी फाइट्स उन्होंने भी फोड़ा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं यहाँ चिन पे मारने की। जब आपको चिन यहाँ से हिल जाता है तो उनका जो कनेक्शन होता है वो ब्रेन के साथ होता है, तो बंदा पूरा फ्रीज होता है और एकदम से वो नीचे गिर जाता है। लाइक वो अपने होश सारा कुछ खो देता है। और उसमें ये है कि हमें ज़्यादा पावर लगाने की या स्ट्रेंथ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू अगर ग्राउंड पे जाए तो बहुत मुश्किल होता है सबमिशंस लेने की, या ऐसे कैसे नहीं हो सकती। अभी हम किसी को यूं करके मारे तो वो नीचे जाए ना, नहीं, हाँ हम ऐसे जरूर करेंगे। आप लोगों को होता है ऐसे? हाँ, जब रिसेंटली जो मेरी लास्ट फाइट हुई, हाँ। मैंने हालांकि उसको मारा और मैं जीत भी गई हूँ, लेकिन जो मेरा हाथ है वो थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया उसको मारने की वजह से। इसमें लाइक मार हमें भी पड़ती है और आप खुद मार खा के, लेकिन जब आपको पड़ती है तुमने इतनी मारी, दो और जोर से लगाऊंगी, तो ये वाला प्रेशर भी आता है। एक इस कैफियत में भी जाते हैं आप लोग? नहीं, हम थोड़ा सा ऑब्वियसली एक दूसरे को, हम दो ही बंदे होते हैं रिंग में, केज में, हम एक दूसरे को ही मार रहे होते हैं, लेकिन गलती से भी अगर हम होश खोते हैं तो हमें ही नुकसान उठाना पड़ता है। जब आगे से पड़ती है तो हमें फील होता है ओहो ये तो मेरी गलती थी, तो हम अपनी गलती दोबारा वहाँ पर दोहराते नहीं है। तो डेंजरस मूव कौन सी होती है अनीता इसमें से, जिसमें आपकी भी कोशिश होती है कि मेरे सामने वाला ओपोनेंट पार्टनर जो है वो मुझे इस मूव तक ना लेके जाए और मैं खुद भी कोशिश करूं कि बात यहाँ तक ना पहुँचे? क्लोज रेंजेस, इसको हम क्लोज रेंज बोलते हैं। अच्छा। लाइक पंच के रेंज में हमने नहीं आना ज़्यादातर, और उसमें किक्स भी होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया उसमें अगर थोड़ा सा भी हल्का भी हमें लाइक पंच पड़ता है तो हम नॉकआउट, हम गिर जाते हैं, तो उस चीज़ से हम अपने आप को ज़्यादा बचाते हैं। अच्छा, और ये तो आपने मैचेस में लोगों को पंच मारे, ज़्यादा ज़िंदगी में कितने लोगों को मारा पीटा है? 2 बंदों को मैंने मारा है। एक्चुअली मैं बाहर गई हुई थी मार्केट, शाम का टाइम था। पाकिस्तान की बात है? जी ऑब्वियसली। अच्छा। बाहर तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पर मैं, क्योंकि मेरे भाई यही कहते थे कि जब मुझे कहीं बाहर जाना हो तो मैं कहती थी भाइयों से आप मुझे लेके जाएं प्लीज़। तो आपको सिखाया किस लिए, आपको इतना इंडिपेंडेंट बनाया क्यों हमने, तो आप खुद अपने ऊपर भरोसा रखें और आप चली जाएं। मैंने कहा ठीक है मैं तो जा रही हूँ। तो मैं वहाँ गई और गलती से किसी बंदे ने मेरे साथ पंगा ली, तो मैं अम्मी के साथ कॉल पे बात कर रही थी, तो पीछे से उसने मुझे टच किया। तो मैंने 2-3 सेकंड के लिए सोचा कि यार बस जाने दो, ये तो चला गया। फिर मैंने सोचा नहीं, शायद इसकी वजह से एक और बंदा इस तरह करेगा। आज अगर मैंने इसको जाने दिया तो कल किसी और को मौका मिल जाएगा। तो मैंने वहाँ फ़ोन फेंक दी, जूते निकाल दिए, पूरा मरकज़ उसके पीछे भागी हूँ। 3-4 मिनट उसके पीछे भाग के उसको मैंने पकड़ा, और लोग इसलिए जमा हुए थे कि उस बंदे को मारने के लिए। फिर 5 मिनट बाद मैं देख रही हूँ मुझे मेरे हाथ यूँ पकड़े हैं, बस बाजी आपने बहुत मारा इसको। लाइक एक मैसेज था मेरे लिए, लाइक दूसरे वहाँ पर जो लोग थे उनके लिए शायद एक मैसेज, मेरी कोशिश थी कि उनको भी एक मैसेज जाए। फिर मैं अगले 2-3 हफ्ते बाद गई वहाँ पर, यकीन माने ख़वातीन वहाँ पर रात को चीज़ें बेच रही थी, कोई चिप्स बना के बेच रहा था, कोई कपड़े बेच रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इसमें आपने बताया ना कि ख़वातीन चिप्स बेच रही थी या कुछ और मज़ीद खाने पकाकर या कुछ ऐसी चीज़ें जो वो तैयार करती हैं और बेचती हैं। इसमें मैं स्पेशली सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स को भी, आपके भाइयों को भी बड़ा यूँ कह लीजिए कि थैंक यू कहूँगी कि बेटियों को उन्होंने आगे बढ़ने का अंदाज में मौका दिया। लेकिन हमारे यहाँ 2 स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें से ये मिक्स मार्शल आर्ट्स और एक रग्बी, जहाँ पर बेटियों को इस तरफ जाने नहीं दिया जाता। पेरेंट्स की तरफ से खासी रुकावटें होती हैं। फैमिली सपोर्ट कितना होना ज़रूरी है, और दूसरा ये कि जो बच्चियां करना चाहती हैं उनको आप क्या मैसेज कन्वे करोगे उन पेरेंट्स को? देखिए, मिक्स्ड मार्शल आर्ट एक्चुअली आप
दूसरे साइड से देखें तो एक सेल्फ डिफेंस है। वो आपके पढ़ाई के टाइम भी आपके काम आता है, चाहे आप जॉब कर रही हैं, चाहे आप कहीं पर भी हो, पायलट हो, आर्मी हो, कहीं पर भी आपका सेल्फ डिफेंस यूज़ होता है। Wow, nice. कहीं पर भी हो। बाहर के मुल्कों में उनकी बाकायदगी क्लासेस होती हैं स्कूल्स में, वहाँ पर उनको सिखाया जाता है। क्योंकि ऐसे सिचुएशन ना आए। यहाँ पर ये है कि हम मीडिया के ऊपर बस उछाल देते हैं कि किसी के साथ लड़की, मतलब हम दूसरे पर रिलाई करना ज़्यादा सीखते हैं बनिस्बत खुद के। अब देखिए, किसी के साथ हरेसमेंट होती है, आप फेसबुक पे उसको पोस्ट करने की बजाय आप इसका सोल्यूशन निकालें। बहुत प्यारी बात की आपने। ठीक है, हाँ। आप सेल्फ डिफेंस सिखाएं अपने बच्चियों को या बच्चों को, दोनों को। आप ये ना समझे कि वो फाइटर बन रही है यार, मार पीट रही है। मैं कहती हूँ यार, मुझसे ज़्यादा घर कोई नहीं संभाल सकता। मैं घर भी चलाती हूँ और मुझे खाना भी बनाना आता है, लेकिन मैं अपने आप को बचा भी सकती हूँ ऐसे सिचुएशन में। हर जगह पर हमारे माँ बाप हमारे साथ नहीं होते, हमारे भाई हमारे साथ नहीं होते, कहीं ना कहीं आप अकेली होती है। अगर खुदा न खास्ता वहाँ पर ऐसा सिचुएशन आया तो आप क्या करेंगे? आप अपने अम्मी अब्बू को कॉल करेंगे, अपने भाइयों को कॉल करेंगे, तब तक पता नहीं क्या होगा, कहाँ से कहाँ आगे चले जाएंगे। और पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ तक इसलिए पहुँची हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स का, मेरे भाइयों का सपोर्ट था। बहुत से लोगों ने कोशिश की मुझे रोकने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स भाइयों के सपोर्ट की वजह से मैं आज माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अनीता, एक और बड़ी तल्ख बात करने लगी हूँ मैं आपसे। अमूमन जो हमारी स्पोर्ट्स करने वाली, खेलने वाली बच्चियाँ होती हैं, बहनें हैं, उनके मतलब यानी कि डेफिनेटली उन्हें स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कुछ फूड सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ते हैं, कुछ स्टीरॉइड्स भी वो यूज़ करती हैं, लेकिन बाज़ूक़ात वो चीज़ें उनके लिए थोड़ी बेहतरीन नहीं रहती। लेकिन हमारे यहाँ माशाल्लाह ऐसी प्लेयर्स भी मौजूद हैं जो कि हमारी क्रिकेट का हिस्सा हैं, और हम उन्हें देखते हैं अपनी बच्चियों के साथ, अपनी औलाद के साथ वो जाती भी हैं क्रिकेट के खेलने के लिए। अमूमन एक तासुर ये आता है कि जो स्पोर्ट्स खेलने वाली बच्चियां होती हैं वो कुछ इस किस्म की मेडिसिन लेती हैं कि जिनसे उनके हार्मोन्स मुतासिर हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, और आगे जो उनकी मैरिटल लाइफ है उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं? देखिए, पाकिस्तान में ये चीज़ें होती ही नहीं है, और ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल है ये चीज़ें। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अपने फूड से हम प्रोटीन ज़्यादा ले लें, नहीं होता तो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं। सप्लीमेंट्स में ये होता है कि आपके फिश ऑयल्स हो गए, विटामिन सी हो गए, विटामिन डी हो गए, तो ये चीज़ें हम लेते हैं। उसका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है, उसमें आपके बोन्स, आपके मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं और आप में एक स्ट्रेंथ रहती है पूरे ज़िंदगी भर के लिए। बाकी दूसरी चीज़ें मेरे ख्याल में ऐसा कोई नहीं करता होगा। बस मसला ये है ना कि एक मिथ है, अफवाह है, ये भी कह सकते हैं हम। तरक्की की तरफ जाते हैं तो बस रोकने के लिए कुछ न कुछ अफवाहें बनाते रहते हैं। थैंक यू सो मच अनीता। और इससे पहले जो आपने मैसेज कन्वे किया, जो कि मैं चाह रही थी कि हम लोगों तक डिलीवर कर सके, वो आपका अंदाज बहुत प्यारा था उसको डिलीवर करने का, और जो आपने बातें उसमें की कि कहीं ना कहीं पर हमारे बाप भाई, हमारे शौहर हमारे साथ नहीं भी हो सकते, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? तब हमें सेल्फ डिफेंस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी आज की खूबसूरत बात जो कि अनीता ने हमारे साथ शेयर की। मज़ीद कुछ मेहमान बनेंगे कैफ़े मार्गला का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे ट्यून कैफ़े मार्गला। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले तो एक सेगमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग आपने एंजॉय किया ही, लेकिन ब्रेक पर आने के बाद ये सेगमेंट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस सेगमेंट में हम अपने और आपके जज्बात का थोड़ा सा मुवाजना करके देखेंगे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ देखते वक्त, स्पोर्ट्स खेलते वक्त, या कुछ ऐसे स्पेशल मैचेस जब पाकिस्तान में खेले जाते हैं या पाकिस्तान से बाहर खेले जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान की टीमें परफॉर्म कर रही होती है और बात जब आ जाती है T20 वर्ल्ड कप या फिर एशिया कप की या फिर वर्ल्ड कप के हवाले से, तो पाकिस्तानी शायकीन के जज्बात, उसके क्या तासुरात जो हैं वो हम देखते हैं मैच के दौरान भी और मैच से बाहर भी। क्योंकि आज जब T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ होने जा रहा है और जो पहली दो टीमें स्टेडियम में परफॉर्म करेंगी वो कोई और नहीं, पाकिस्तान और भारत यानी कि इंडिया है। और जब भी इन दोनों का मैच होता है, चाहे वो मैच किसी भी नौयत का क्यों ना हो, टेस्ट मैच हो, वनडे हो, या फिर उसके अलावा हम देखें कि वो T20 हो, इस तरह के कोई भी टूर्नामेंट्स हो, वहाँ पर जब ये दो टीमें परफॉर्म कर रही होती हैं तो सिर्फ पाकिस्तान और भारत की नज़र उस मैच पर नहीं होती। दुनिया से जहाँ जहाँ भी शौकीन क्रिकेट मौजूद है, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी शहर या किसी भी मुल्क से क्यों ना हो, उनकी नज़रें, उनकी तवज्जो का मरकज़ पाकिस्तान और इंडिया के माबैन होने वाला मैच होता है। इसीलिए शायद हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट का तारुफ या यूं कह लीजिए उनके तज्जिए तो हम सुनते हैं ही, लेकिन एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो है वो क्या सोचता है,
उनका टीम में होना कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर उनकी जो देखने का, ये सोचना समझने का तरीका है, एक क्रिकेट मैच को एक गेम की तरह ही वो देखते हैं, या वो भी पाकिस्तानी लोगों के जज्बात की तरह उस गेम को देखते हैं, जिनका तारुफ मैं आपसे करवाने जा रही हूँ। वो 2019 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक मेंबर रह चुके हैं, बतौर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट अपनी खदमात अंजाम दे चुके हैं। उन्हें वेलकम करते हैं तैमूर अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू ज़रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आप उतने ही मुस्कुरा रहे हैं कि जितने कि इस वक्त हमारे सारे क्रिकेट फैंस मुस्कुरा रहे होंगे। अच्छा मैच होने वाला है, या फिर उनकी हार्ट बीट इस वक्त थोड़ी सी तेज़ हो चुकी होगी? देखें, जब भी पाकिस्तान इंडिया खेलता है, ऑब्वियसली इमोशंस जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही होते हैं। इट्स द बिगेस्ट राइवलरी इन स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, इन एनी स्पोर्ट। और ख़ास तौर पे जो आई बॉल्स पाकिस्तान और इंडिया का मैच अट्रैक्ट करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान और इंडिया की एक खुसूसियत जो है वो ये है कि आपको पाकिस्तानी और इंडिया दुनिया के हर मुल्क में मिलेंगे। तो इस वजह से हर जगह पे, और ऑब्वियसली पाकिस्तान और इंडिया बायलैटरल सीरीज़ खेलते नहीं हैं, सिर्फ ICC इवेंट्स खेलते हैं। और इस वजह से, क्योंकि ये ओकेजन बहुत कम आती है, साल में मे बी 3-4 दफ़ा आती है, तो इस वजह से, और ये राइवलरी इज़ ऑब्वियसली एक चीज़ बहुत कम होती है, और फिर इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया की एक हिस्ट्री है। तो प्रेशर्स, लोगों के तो इमोशंस, जज्बात ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो प्लेस पे प्रेशर्स होते हैं वो भी एक एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके फैंस की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, और जब भी एक्सपेक्टेशन आती है तो वहाँ पे एक प्रेशर का एलिमेंट आ जाता है। तो उसको प्लेयर्स किस तरीके से कोप करते हैं, देखें, किसी भी प्लेइंग एनवायरनमेंट के अंदर, ख़ास तौर पे व्हेन यू प्लेइंग a match जहाँ पे rivalry is so strong and so historical, and when it's all about Pakistan and exactly, तो वहाँ पे जो mistake का element होता है that's very minimal, error और of margin, exactly, आप mistake तो आप afford नहीं कर सकते as a player। तो इस वजह से this thing is, players do understand this thing, जिसकी वजह से players के ऊपर थोड़ा सा pressure होता है, और जो consequences होते हैं they can be absolutely incredible अगर किसी प्लेयर से अच्छा परफॉर्म ना हो। अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान और इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि कोविड की वजह से नहीं हुआ था, लास्ट ईयर भी हुआ, UAE के अंदर हुआ, और इंडिया के फास्ट बॉलर थे मोहम्मद शामी, और जिसमें पाकिस्तान ने 152, हम 10 विकेटों से वो मैच जीते। तो उसके बाद उनके ऊपर जिस तरीके से क्रिटिसिज्म आया, उनकी फैमिली को जिस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया गया, तो ये रिएक्शंस बहुत ज़्यादा आते हैं, और प्लेयर्स किस तरीके से कोप करते हैं। कितना प्रेशर होता है, स्पेशली जब हम लोग इंडिया पाकिस्तान मैच की बात करते हैं, और उस प्रेशर से निकलना या उस प्रेशर में खेलना कितना मुश्किल हो जाता है तैमूर? देखें, ज़रा दुनिया भर के अंदर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट टीम्स के साथ होते हैं, इवन उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में होते हैं। हमारे मुल्क के डायनामिक्स कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को ये समझा जाता है कि दिमाग ख़राब हो गया, प्लेयर पागल है। इसका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का जो ताल्लुक है वो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के साथ है। प्लेयर्स को प्रेशर को किस तरीके से एब्जॉर्ब करना है वो प्रैक्टिस सिखाई जाती हैं। प्लेयर्स होते हैं वो अपने स्किल के ऊपर काम करते हैं, अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ के ऊपर काम करते हैं, लेकिन मेंटल साइड के ऊपर काम नहीं करते। जबकि जब आप कंपटीशन में जाते हैं, इसे 80% योर मेंटल हेल्थ और मेंटल स्ट्रेंथ, ठीक है, आसाब का मजबूत होना बड़ा ज़रूरी होता है। अब वो चीज़, अब आप इमेजिन करें कि हमारे प्लेयर्स को पता नहीं है कि हमने मेंटली किस तरीके से प्रेशर्स को एब्जॉर्ब करना है। आर वी मेंटली दैट स्ट्रॉन्ग कि हम उस कंपटीशन के अंदर, और उसके बावजूद ये रिज़ल्ट से शो करते हैं। अगर वो एलिमेंट इनके साथ शुरू से डाल दिया जाए, और इवन हमारे क्रिकेट बोर्ड के अंदर अंडर 15 लेवल से साइकोलॉजिस्ट बच्चों के साथ इन्वॉल्व कर दिया जाए। यहीं पे एक क्वेश्चन आता है तैमूर, देखें, हम अपने प्लेयर्स के साथ डॉक्टर्स भी रखते हैं, हम अपने प्लेयर्स के साथ डाइटिशियंस भी रखते हैं, पूरा प्लान उनके पास जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको मिली होती है, यहाँ तक कि इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स पर अबूर हासिल करने के लिए भी अब उनको ट्रेन किया जा रहा है, ताकि वो जब भी कहीं पर परफॉर्म करते एटलीस्ट चंद जुमले बोल सकें इस बारे में। लेकिन स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का ना होना, ये कितना बड़ा फेलियर है? आई थिंक इट्स अ मैसिव फेलियर। देखें, इसी वजह से हमारी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो बड़ी, पाकिस्तान टीम को इससे कहा जाता है द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम, और मेरे ख्याल में इसी वजह से पाकिस्तान टीम को सबसे ज़्यादा देखा भी जाता है। एक बॉक्सर होता है, वो फाइट को 11वें राउंड तक जीत रहा है, लेकिन वो 12वें राउंड में लोगों को ये पता होता है कि एक पंच से वो नॉकआउट हो जाएगा। अनप्रेडिक्टेबिलिटी का जो फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप होती है। तो पाकिस्तान टीम का भी ट्रेंड कुछ इसी तरीके से चलता है।
एनीवेज अगर आप बाकी टीमों को देखें उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी कंसिस्टेंट होती हैं, क्यों? क्योंकि उनके साथ साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके साथ प्रॉपर टीम्स होती हैं जो उनके साथ चल रही होती हैं। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ लैक करती है। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये तजुर्बा किया 2019 में। मैंने 35 से 40 दिन पाकिस्तान टीम के साथ काम किया लीडिंग अप टू द 2019 वर्ल्ड कप, और इसके अंदर सिर्फ प्लेयर्स के ऊपर आप काम नहीं करते। देखें, कोचेस को भी अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी होती है। कोच एथलीट रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करेंगे। टीम के अंदर ऑब्वियसली टीम के अंदर ग्रुप्स आ जाते हैं, फिर जी मैं आने लगी थी इसी बात पे। आइडियोलॉजी चेंज हो जाती हैं, फिलॉसफीज चेंज हो जाती हैं। तो इस वजह से एथलीट कोच, देखें, एक साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि वो एक तरीके से रिलेशनशिप्स को बिल्ड करता है। एक प्लेयर अगर टीम में 11 लड़के हैं, एक लड़का नहीं परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आपस में जब प्लेयर्स में ट्रस्ट होता है, इश्यू होता है, आपकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होती है, ट्रस्ट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बाकी जो 10 होते हैं वो आके उसको सपोर्ट करते हैं वहाँ पे। सो दिस इज़ हाउ यू मेक ईच अदर परफॉर्म, इट्स अ टीम गेम। तो ये चीज़ें जब तक पाकिस्तान के अंदर नहीं आएंगी तो वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी का फैक्टर हमेशा रहेगा। अच्छा, अभी हमने रिसेंटली कुछ मैचेस देखे जब आपने कहा ना कि एक प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता लेकिन दूसरा कर जाता है। बाबर आजम और माशाल्लाह मोहम्मद रिजवान हमारे तो वैसे बैटर्स हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस को दुनिया भर में सराहा जाता है, और माशाल्लाह आप रैंकिंग में देखें तो अब इन 2 बल्लेबाजों का नाम भी शामिल है। विराट कोहली को वहाँ दे चुके हैं हमारे बाबर आजम मोहम्मद रिजवान साहब। लेकिन वहाँ पे एक क्वेश्चन हमने उठता हुआ तब देखा जब हमारी सीरीज हुई एशिया कप की, और उसमें बाबर आजम खुलकर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन इसके बरक्स जब T20 सीरीज न्यूजीलैंड के साथ हुई है, वहां पे बाबर आजम निकल कर उभर कर सामने आए हैं। तो एक तरफ का प्रेशर आया लेकिन वो कोप अप कर गए, निकल आए। ये क्या हमें क्या डिफरेंट वहां पे नजर आता है? इसको व्यूअर किस तरीके से देख रहा है? देखिए, कंडीशंस बहुत ज़्यादा इसके अंदर कंडीशंस का जो एलिमेंट होता है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इन अ वे कि अब बाबर जैसे जो प्लेयर हैं एक सीरीज़ में अगर वो परफॉर्म ना करें, दे विल कम बैक। बाबर इज़ रैंक्ड इफ़ नॉट नंबर 1 आई थिंक नंबर 2 इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो और जिस तरीके से बाबर खेल रहा है, आई डोंट थिंक सो कि दुनिया की किसी भी मिल्क, आई नो कि लोग, ये मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है कि विराट कोहली, स्मिथ, विलियम्स हैं, इनका नाम लेते हैं, बट आई थिंक बाबर इज़ फार अहेड ऑफ देम, ख़ास तौर पे जो उसकी परफॉर्मेंसेज हैं इन ऑल द 3 फॉर्मेट्स। तो ऐसे प्लेयर्स के लिए अपने आप को वापस बाउंस बैक करना इज़ वेरी ईजी। उनके अपने देखें, उनके अपने एक प्रोसेसेस होते हैं, दे बिलीव इन द प्रोसेसेस, उनकी ट्रेनिंग के अपनी एक रिजीम होती है। एंड बाबर इज़ एन एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग एंड उसको अपने गेम का पता है। समटाइम्स कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ पे प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाता, बट दे ट्राई एंड कोप विद द एनवायरनमेंट, विद द कंडीशंस, और वहाँ पे परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। बट अगेन देयर इज सो मच क्रिकेट नाउ बीइंग प्लेड ज़रा आपके, आप ये देखें ना कि एक सीरीज़ से दूसरी सीरीज़, एक फॉर्मेट से दूसरा फॉर्मेट, तो कहीं पे तो उनको मार्जिन देना पड़ेगा। अच्छा तैमूर, इसमें ये भी है कि देखें इसको बड़ा आसान करके समझते और समझाते हैं। 2 मुख्तलिफ नज़रिए या मुख्तलिफ जगहों के लोग हैं, जब तक वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे उनको पता नहीं चलेगा कि किसकी खूबियाँ क्या है, किसकी खामियाँ क्या हैं। फिर अचानक वो एक दिन परफॉर्म करते हो, फिर पता चलता है कि अच्छा उसमें उस खामी पर काबू पा सकता था, लेकिन मुझे तो पता नहीं था। ये आपके उसी सवाल के जवाब से जुड़ा जो आपने शुरू में कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ICC सीरीज़ तो होती हैं, सॉरी ICC मैचेस तो हमने खेले, लेकिन जो बायलैटरल मैचेस हैं, सीरीज़ हैं, उसमें ये दोनों पास नहीं आते, उसमें इन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया। तो एक दूसरे की नफ्सियात पर काबू पाना, लेकिन वो तभी होगा जब कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होगा। तो कितना बड़ा यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है कि मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान और इंडिया ने मैच खेला था, और अभी आप खुद ही मेरी नॉलेज में इजाफा कर रहे थे कि जरिए आप विराट कोहली और बाबर आजम आज तक किसी भी टेस्ट मैच में एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए। जी, तो आई मीन दिस इज सैड कि देखें ना, जो बिगेस्ट राइवलरी टेस्ट मैच क्रिकेट, नथिंग, टेस्ट मैच से बड़ी क्रिकेट नहीं हो सकती, इसलिए उसको टेस्ट मैच कहा जाता है। आपका टेम्परामेंट चेक होता है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ चेक होती है, आपका स्किल लेवल उसके अंदर चेक होता है, क्योंकि 5 दिन के ऊपर आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं। लेकिन सैडली जो दुनिया के 2 बेहतरीन बैट्समैन हैं, उन्होंने आज तक आमने सामने एक दूसरे के अगेंस्ट टेस्ट मैच नहीं खेला। देखें, इंडिया ऑब्वियसली उनके अपने रीजंस हैं, पाकिस्तान के अपने, पाकिस्तान ने तो हमेशा हाथ बढ़ाया, कदम बढ़ाया कि हम इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज़ खेलें। अभी बल्कि उनके सेक्रेटरी, इंडियन BCCI के सेक्रेटरी ने जो स्टेटमेंट दिया कि इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर एशिया कप पाकिस्तान के अंदर है। अगेन आई मीन इस तरह की चीज़ें अगर क्रिकेट के अंदर हमने स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को लेके आना है तो फिर स्पोर्ट्स तो कभी भी फ्लरिश नहीं करेगी। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके ऊपर बड़ा क्लियर एक स्टांस लेना चाहिए। अब मैं साइकोलॉजिस्ट से हट के थोड़ा सा एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट ये अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ कि देखें, हमें, मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि पाकिस्तान को इंडिया, देखें, एक होती है, मैं आपको इसका ब्रेक डाउन इस तरीके से देता हूँ
कि किसी को भी आपने अगर एक तरह मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगा यहाँ पे बुलिंग का, ठीक है, किसी को आपने बुली करना होता है तो उसके लिए अगर आप ह्यूमन बिहेवियर्स देखें तो उसमें ये होता है कि आपके फेस के ऊपर एग्रेशन आता है, यू से समथिंग, आप उस बंदे की तरफ जाते हैं, वो बंदा थोड़ा सा पीछे होता है, आप उसकी स्पेस को इन्वेड करते हैं, यू कीप पुशिंग हिम बैक, पुशिंग हिम बैक, पुशिंग हिम बैक। अब वही चीज़ इंडियन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कर रहा है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अलाउ कर रहा है इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कि वो उनको पुश बैक करें, जिसको ह्यूमन बिहेवियर को अगर मैं और ह्यूमन बिहेवियर्स और प्रोवोकेशन को मैं अगर ब्रेक डाउन करूँ, सो ये उसकी एक ब्रेक डाउन साइकिल है। आप उसको पुश करते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं कि आप उसकी स्पेस को इन्वेड कर लेते हैं, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने इसी तरीके से हमारे साथ किया है। तो लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पे स्टांस लेना चाहिए। आई पर्सनली थिंक कि पाकिस्तान को आज वाले मैच से विड्रॉ कर जाना चाहिए था, इवन अगर हमारे 2 पॉइंट भी चले जाते। पाकिस्तान को आज वाले मैच से विड्रॉ कर देना चाहिए था। उसका रीज़न ये है कि उस तरीके से देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये जो भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है आईसीसी इवेंट्स में खेलते हैं, इसका जो रेवेन्यू होता है वो पाकिस्तान इंडिया के मैच का रेवेन्यू एक तरफ और पूरे वर्ल्ड कप का रेवेन्यू एक तरफ, ठीक है। तो इससे होता है कि आईसीसी को भी इसका नुकसान है। आईसीसी अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हो आईसीसी इवेंट के अंदर, जिसकी वजह से जब इस तरीके की चीज़ होती है और पाकिस्तान यहाँ से विड्रॉ करते हैं तो वो रेवेन्यू लूज़ आउट करेगा आईसीसी। तो आईसीसी खुद फिर बीच में मेडिएट करेगा बिटवीन पाकिस्तान इंडिया के इस मैटर को सॉर्ट आउट किया जाए। तो पाकिस्तान हैज़ टू थिंक, ऑब्वियसली इसके कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी कम्प्लीटली ऑपोजिट, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर अपना होमवर्क करे, बाज़ों का खुद को मनवाना भी पड़ता है बहुत सारे मामला में। देखिए, तो जो आज खेले जाने वाला मैच है, मैं इसको आप कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को, लेकिन जो आज खेले जाने वाला मैच है उसमें क्या लगता है, जो रिसेंटली भी सीरीज खत्म हुई थी जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी थी, क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों के जज्बात कुछ ऐसे हैं कि अगर हम फिनाले जीते ना जीते, हम सेमीफाइनल में इंडिया को हरा दें, किसी भी मैच में, पिछले किसी मैच में इंडिया को हरा दें, तो हमारी कौम की खुशी ऐसी होती कि लो भाई हमने तो सीरीज, अब पाकिस्तान जिस मर्जी से हारे, जिस मर्जी से जीते, पहला मैच ही पाकिस्तान और इंडिया का है, जो टीम जीतेगी डेफिनेटली वो अपना प्रेशर कंटिन्यू करेगी। लेकिन फिर भी ओवरऑल रैंकिंग्स देखते हुए, परफॉर्मेंसेस को देखते हुए, आपको इंडिया या पाकिस्तानी टीम में कौन से प्लेयर्स ऐसे लग रहे हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और कहीं का ख्याल हमें भी थोड़ा सा रखना होगा? लेकिन मेरे पाकिस्तान को थोड़ा सा एज है। लास्ट 3 मैच जो हमने इंडिया के साथ खेले हैं उसमें हमने 2 दफ़ा जीता है, इंडिया ने एक दफ़ा। सो हम ऑब्वियसली अगर आप उस तरीके से देखें तो पाकिस्तान को एक एज है। शाहीन वापस आ गए हैं, आई डोंट नो कि वो कितने फिट हैं। ऑब्वियसली एक रस्सीनेस उनके अंदर होगी क्योंकि ही इज़ कमिंग बैक फ्रॉम एनर्जी। हारिस रऊफ जिस तरीके से बॉल कर रहे हैं, नसीम शाह जिस तरीके से बॉल कर रहे हैं, हमारी बॉलिंग, हमारे फास्ट बॉलिंग आई थिंक कोई दुनिया में हमारी अच्छा, मजे की बात है हमारे यंगस्टर्स, ये हमारे यंगस्टर्स हैं और इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि माइंड ब्लोइंग है। एग्जैक्टली। तो और फिर बैटिंग के अंदर हमारे ऑब्वियसली मिडिल ऑर्डर पे बहुत सीरियस कंसर्न्स हैं। अगर बाबर और रिजवान जल्दी आउट हो जाते हैं तो हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो एक्सपोज हो जाता है। पाकिस्तान का अपना एक गेम प्लान है, एक स्ट्रैटेजी है विच इज़ वेरी ऑब्वियस टू एवरीबडी के बाबर और रिजवान संभल के इतने अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलते, इवन इन द पावर प्ले वो लंबा खेलते हैं और उसके बाद आखिरी 8 से 7 ओवर्स में फिर हमारा मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो। लेकिन कैन दे डू दैट एवरी टाइम? दैट्स द क्वेश्चन। आई मीन अगेन ये हमें मैच वाले दिन पता लगेगा। आई पर्सनली थिंक कि पाकिस्तान इज़ फेवरेट टू विन द गेम अगेन अगेंस्ट इंडिया। अगर आप दोनों टीमों का मुआवजा करें तो ऑब्वियसली T20 क्रिकेट के अंदर, ये किसी भी क्रिकेट के अंदर, इट्स अ टीम गेम, लेकिन जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस होती है वो एक बहुत मेजर फैक्टर होता है। वो किसी भी तरफ मैच को शिफ्ट कर सकता है। वहाँ पे रोहित हैं, विराट हैं, सूर्या कुमार जो बहुत ज़्यादा इस फॉर्म में, आई थिंक इज़ रैंक नंबर 2 इन द वर्ल्ड राइट नाउ इन T20 क्रिकेट, और वो जिस तरीके के फॉर्म से वर्ल्ड कप में आ रहे हैं तो इंडिया को भी एज है। लेकिन इंडिया की बॉलिंग एज कम्पेयर टू पाकिस्तान इज़ वेरी। अच्छा, ये तो प्लेयर्स को मशवरे हो गए, ये हमारी जो जज्बाती कौम है, इनको आप क्या मशवरा देंगे? लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूँ। देखें, हार जीत क्रिकेट का हिस्सा है। आई एम श्योर पाकिस्तान क्रिकेट टीम या इंडियन क्रिकेट टीम, जो कोई भी टीम जब ग्राउंड में उतरती है तो वो जीतने के लिए उतरती है, कोई भी हारना नहीं चाहता। तो लोगों को यही कहूँगा कि सपोर्ट करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। प्लेयर्स के ऊपर जब भी हम नेगेटिव कमेंट करते हैं तो इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है। देखें, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, प्लेयर्स जो होते हैं वो जब भी कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर आजकल इतना ज़्यादा प्लेयर्स की प्रेजेंस होती है और वो अपने सोशल मीडिया को इवन मॉनिटर भी कर रहे होते हैं, स्कैन करते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ के बड़ा ख़िलाफ़ हूँ। मेरे ख्याल में इन एन इवेंट लाइक वर्ल्ड कप प्लेयर्स को सोशल मीडिया अलाउ नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये कि मे बी आपको 10 लोग बड़ी अच्छी चीज़ कह रहे हैं कमेंट्स में, लेकिन
एक या दो बंदों ने कोई गलत चीज़ कह दी है तो हमारा जो माइंड होता है वो ऑलवेज नेगेटिविटी की तरफ इंक्लाइंड होता है, तो वो चीज़ आपके जहन में रहती है जो आपकी परफॉर्मेंसेस को इम्पेयर करती है लेटर ऑन। तो इस चीज़ की वजह से मैं ये कहता हूँ कि प्लेयर्स को स्पेशली इन आईसीसी या वर्ल्ड कप इवेंट्स में सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाना चाहिए। दे शुड स्टे इन देयर ओन बबल, अपने बबल के अंदर रहें। आई नो इट्स नॉट अ बिग इवेंट, इट्स जस्ट आई मीन इट्स गोना लास्ट फॉर 20-25 डेज़। तो वहाँ से निकलें, पाकिस्तान के लिए खेलने गए, पाकिस्तान की कौम की उम्मीद है बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान इज़ द सेकंड बिगेस्ट नेशन इन टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज़। इंडिया के बाद अगर किसी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वो पाकिस्तान की है। सो पाकिस्तान इन दैट वे इज़ द सेकंड बिगेस्ट मार्केट इन क्रिकेट, यू नो। तो इस वजह से लोगों के रिएक्शन, पाकिस्तान सैडली इज़ अ वन स्पोर्ट कंट्री नाउ। हॉकी ख़त्म हो चुकी है, स्कॉश ख़त्म हो चुका है हमारे मुल्क के अंदर, तो क्रिकेट के ऊपर ही सारा फोकस है। तो इस वजह से प्लेयर्स को आई फील सॉरी फॉर देम एट टाइम्स, क्योंकि लोगों का रिएक्शन को बस हाईलाइट करने लगी थी कि वाकई तैमूर ने सही कहा कि हार जीत खेल का हिस्सा है। तो पाकिस्तानी कौम भी जरा अपने जज्बात पर थोड़ा काबू रखना सीखे, क्योंकि अगर हम अपने जज्बात पर काबू नहीं रखेंगे तो हमारे प्लेयर्स जो हैं वो प्रेशर में आएंगे। फिर प्रेशर में आकर खेलना हो या फिर दिन के रोज़मर्रा के मामूल का कोई भी काम करना हो वो काफ़ी कठिन हो जाता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट आपने बात है कि एक तो ये कि प्लेयर सोशल मीडिया से दूर रहे। इसके बारे में आपकी क्या राय है, ज़रा जाके हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही साथ ही कि उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को विड्रॉ कर लेना चाहिए था आज खेले जाने वाले मैच से, क्योंकि इंडिया ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान आने से इनकार किया। ये सेगमेंट में करूँगी यहीं पर ख़त्म, लेते हैं छोटी सी ब्रेक। स्टे ट्यून, कैफे मॉर्निंग। जी वेलकम बैक एंड वेरी गुड मॉर्निंग अगेन। प्रोग्राम का है आखिरी सेगमेंट और हमने आपसे वादा किया था कि हम अपने हर ब्रंच शो पर आपकी मुलाकात करवाएंगे उन आर्टिस्ट के साथ जिनकी कमाल महारत से न सिर्फ वो हमें कुछ न कुछ तरीक़ों से एंटरटेन करते रहते हैं, बल्कि उनकी ज़िंदगी का सफ़र कैसा रहता है, वो नॉर्मली किस तरह से अपने नए प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होते हैं, जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं उनको किस तरह से उनका फॉलोअप ले रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि अच्छा पुराने प्रोजेक्ट में अगर ये कोई कमी बेशी रह गई थी तो आने वाले नए प्रोजेक्ट में हम उसको किस तरह से कम कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ज़रा ये भी सुनने और देखने को मिलती है कि कुछ आर्टिस्ट ऐसे हमारे माशाल्लाह जो कि पाकिस्तान के लिए तो परफॉर्म करते हैं ही, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जाकर भी पाकिस्तान के लिए ही परफॉर्म करते हैं ताकि दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया जा सके और बताया जा सके कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। तो जो हमारे दो आर्टिस्ट हैं आपने उन्हें मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ करेक्टर्स में देखा होगा। जब वर्ड आर्टिस्ट हम बोलते हैं तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता है कि वो शायद किसी न किसी एक पेशे से वाबस्ता होगा। आर्ट है ना, कला है जिसे हम कहते हैं, महारत है, अपने फ़न का मुजाहरा करना है। तो फ़न का मुजाहरा करने के लिए किसी बैरियर की ज़रूरत नहीं होती, आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर खेलना पड़ता है और अपने यूँ कह लीजिए कि आपकी जो सलाहियतें हैं या जो आपकी एक्सपर्टीज़ है उनको डिफरेंट शेप्स में डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ आप उसे एक्सप्लोर करते हैं। तो आज दो हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ करवाने के लिए एक गाना है। पहले वो गाना सुन लेते हैं, उसे सिर्फ सुनना नहीं है, महसूस करना और देखना है, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वो है कौन। आईनों को हटा लेते हैं, ज़रा खुल के हवा लेते हैं। खूबसूरत गाना, लेकिन ये गाना नहीं है, शायद ये कॉन्वर्सेशन है, ये एक मैसेज है, ये एक शिकवा है जिसमें शिकायतें भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन शिकवों के बाद खुद को पहचानने का एक हुनर भी है इस गाने में। इस गाने से हम क्या सीख सकते हैं? ये गाना लिखते वक्त, इसे कंपोज करते वक्त, इसे गाते वक्त हमारे आर्टिस्ट ने क्या सोचकर इस विजन को ऑन स्क्रीन लाने के लिए सोचा कि भाई इसको तो लेकर आना है और लोगों के दिलों में एक एहसास का जज्बा पैदा करना है। ठीक 2 रोज़ पहले इस गाने का लॉन्च हुआ। सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद देते हैं और उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है अदनान कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, और अलमदार खान साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन जी, और थैंक यू फॉर द ग्रेट इंट्रोडक्शन। अभी तक तो सो फार सो गुड, आई थिंक वी आर गोइंग वेल जी, शुक्रिया। चलिए सबसे पहले इस गाने की तरफ आते हैं कि चुप साध कर नहीं रखनी। इस चुप में कितनी बातें अनकही हैं और कितनी बातें छुपी हुई हैं। अलमदार आपसे स्टार्ट करते हैं, व्हाई चुप, मतलब ये नहीं कि इसका कवर आपने चुप ही क्यों रखा? इनिशियली स्टोरी लंबी है, बट हाउ वी स्टार्टेड वाज कि ही वाज ऑलवेज पुशिंग मी कि करना है। हमारे पास नवीद साहब ने गाना लिखा है, तो ही इज़ द मोटिवेटर टू एटलीस्ट फॉर दिस आइडिया कि अलमदार ये तुमने करना है। आई वॉज प्रीटी मच द लेजी वन, बट एनी वेज जब हमने बैठ के कंपोज किया, एंड आई थिंक हम लोगों ने इस तरह कह लें कि हमने 3 गाने
लिखे हुए थे नॉर्मल, एंड वी कंपोज लाइक 3 songs in 30 minutes, which मैं सबको कहता हूँ, हमारी जितनी भी ऑडियंस है. 3 songs in 30 minutes. Yes, so we still have that composed recording. 3 songs. Yeah. अच्छा, you composed, okay. तैयार हुए थे, इनमें से ये गाना जो है इट स्टक टू आवर माइंड, साल पहले कंपोज हुआ था. साल पहले. जी. तो So I think उसके बाद थोड़ी स्ट्रगल इस तरह थी कि मैंने इसको कहा बीच में गया, अच्छा अब कंपोज तो हो गया, तो तुम जाके ना, कहते नहीं रिलीज हमने साथ करना है. So I think it took us a lot of courage to maybe understand each other's vocal scale. ये अपने vocal scale में गाते हैं, मैं अपने में गाता हूँ. इनकी क्लासिकल ओरिएंटेशन बहुत अच्छी है, मेरी थोड़ी रॉक फीलिंग में ज़्यादा है, मैं थोड़ा गिटार पे इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस मेरा ज़्यादा है, मैं कंपोजिशन बनाने में मेरे लिए आसानी है, कंटेंट लिखने में कह सकता हूँ. सो आई थिंक दैट वाज द जर्नी जब हमने स्टार्ट किया. एंड हमें कितना महीना 1.5 महीना हो गया होगा फ्रॉम. अच्छा, आप दोनों के बारे में जितना मैंने पढ़ा है उसमें ये कि आप लोग पॉप म्यूजिक पर ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन अदनान पॉप से निकलकर क्लासिकल की तरफ आना और उस फील के साथ आना कि जो मैसेज आप लोगों के दिलों में डालना चाह रहे हैं, कितना डिफरेंट था ये. वही मैं बता रहा हूँ आपको कि गाना दिस वाज नॉट जस्ट अ सॉन्ग, इट वाज अ ख्याल जिसको हमने बहुत लंबा लेके चले हम, और ये इट स्टक इन माय माइंड. मैंने दरमियान में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं इस 1 साल में. अलमदार ने भी काफी कुछ आते किया हैं है. उनके ऊपर भी आते हैं. हाँ जी, बट इन बिटवीन दिस आई ऑलवेज हैड दिस सॉन्ग इन माय माइंड कि ये करना है. तो मैं इसको पुश करता रहा जिस तरह ये कह रहा है, और फिर जब ये गाना तैयार हो गया, इसकी ऑडियो, इसकी जो आखिरी रिकॉर्डिंग हुई है सुबह 7 बजे हुई है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ. हाँ जी, तो इसको बड़ी मुश्किल से हमने कंप्लीट किया, और जब ये हो गया फाइनल तो हम नाम पे फंस गए, जो आप पूछ रही कि नाम कैसे सिलेक्ट हुआ है. तो पहले इसका नाम हम आई नो रख रहे थे, जो पहले लाइन है इस गाने की, बट वो कुछ इम्पैक्टफुल फील नहीं आ रहा था हमें. तो चुप इसलिए कि चुप इज एन अपराइजिंग, चुप इज समथिंग कि आप चाहते हैं कि ये आप चुप रहें, बट ये खुद ब खुद बोलता है. द वर्ड्स इन दिस सॉन्ग आर सच, इट्स वेरी पावरफुल, इट्स अ जर्नी. अगर आप इसका वीडियो जब मैंने देखा वीडियो, और हमारे विजुअल्स भी हमने कुछ दिखाए यहाँ पर एक क्लिप की सूरत में. अदनान, वहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि जो हमें फॉरेनर लुक में दिखे, कुछ ऐसे जो हमें मुख्तलिफ मजहब से जिनकी आइडेंटिटी हमें लगी. ये कॉन्सेप्ट क्या था? ये मैं आई थिंक अलमदार आपको थोड़ा कहने दूंगा, बस डिविनिटी दिखाई है और वननेस, और लोगों सब यूनिटी दिखाई है लोगों की, कि कैसे लोग अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं. अगर किसी के साथ अनफेयरनेस है जिंदगी में, तो हाउ आर दे coping with that in life. तो that's one of the aspects. बाकी अलमदार जी एब्सोल्युटली. कॉन्सेप्ट बेसिकली जब हम लोगों ने गाना बना लिया, एंड वी थॉट कि नाउ जी गाना तो बहुत खूबसूरत बन गया और हम बड़े एक्साइटेड, तो कॉन्सेप्ट पे बात हुई, तो मैंने कहा देखिए ह्यूमन एलिमेंट को दरमियान में लाना बहुत ज़रूरी है. सो बेसिकली जिस तरह आपने स्टार्ट में बोला, शिकवा अपने आप से निकलेंगे तो दुनिया में कुछ कर पाएंगे. सबसे बड़ा मैसेज ये है. और जब वो कर पाएंगे तो कभी कभी आपको सरेंडर करना पड़ेगा कि यार यानी कि इरेज वरेज बस ऐसा ही है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ. उसको समझना, अपने अंदर के डीमंस को समझना, अपने अंदर के मसाइल को समझना, उसको बाहर लेकर आना. सो आई थिंक इट्स अ बिग जर्नी. बट सबसे एंड में आप जिस तरह कह रही है फ़ौरन, अब मैं आपसे एक बात करता हूँ. इसमें हमारी एक फ्रेंड है जिसको हमने दिखाया हुआ है नकाब में, और फिर उसके बाद उसको दिखाया हुआ है. और उस वक्त वो कहेंगे जैसे भी हो, और इसमें कैरेक्टर ख्वाजा सरा का भी था. क्योंकि हर इंसान, हमने इंसानियत दिखाई है. हर इंसान, इंसानियत किसी भी रूप में मौजूद है, बिल्कुल फादर है. हाँ, तो और क्या कहते हैं, जैसे भी हो निभा लेते हैं. हम ईरान में देख रहे हैं खवातीन के साथ जो भी हो रहा है जुल्म सितम. सो आई थिंक इस गाने के थ्रू हमने हर किस्म की अवेयरनेस भी रेज की है. एंड मैं लाइक आई सेड, जिस तरह दान ने भी कहा कि एक गाना नहीं है, आई थिंक ये हर इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा है. और अल्हम्दुलिल्लाह ये कहूँगा, द ग्रोथ जिस तरह हमें मिल रही है और जिस तरह हमें फीडबैक आ रहा है लोगों का और रिस्पांस आ रहा है, तो मैं तो इटर्नली ग्रेटफुल हूँ कि मैं शुक्र करता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है. तो आई थिंक कि द मैसेज इज़ वेरी डीप, और एक दफ़ा एक इंसान समझ लेता है तो हर कोई इंसान अपने साथ उसको लिंक कर सकता है. कनेक्टिविटी अपने उस गाने के साथ महसूस करते हैं. अदनान, किसी भी कामयाबी, मतलब प्रोजेक्ट की कामयाबी का एहसास उस वक्त होता है जब उसको देखते हुए एक कोई भी जेंडर अपना आप उसको कोई ना कोई एहसास, कोई ना कोई जज्बात माजी के गुजरे हुए याद आते हैं. किसी का बुरा वक्त है, कोई ना कोई लम्हे है, तो वो कनेक्टिविटी एक आर्टिस्ट और उसकी व्यूअर के दरमियान होना बहुत ज़रूरी होती है. जब ये वीडियो कॉन्सेप्ट बना ना ज़रिया, आप तो इन्होंने मुझे कहा कि हमने सोचा कि 4 मिनट का गाना है, इसमें मैं और अलमदार अगर अकेले, जो कि अक्सर वीडियोज़ में ही होता है, सिंगर लिप सिंक करता रहेगा और वीडियो बन जाएगी, कर सकते थे वो भी. पर हमने सोचा इस गाने का इम्पैक्ट तभी आएगा, वो नहीं जाएगा. जब इसने मुझे, इसका आइडिया था ये, इसने मुझे कहा कि वी नीड पीपल. पहले आइडिया था कि हम रोड पे, स्ट्रीट पे जाएं, अच्छा, लोगों को ढूंढें. फिर मैंने कहा वो दैट्स डन, क्लीशे है बहुत, लेट्स थिंक ऑफ समथिंग एल्स. देन वी मेट दानिश अंसारी, जो हमारा डायरेक्टर है, ब्रिलियंट माइंड बाय द वे, कराची से मूव हुए हैं, एंड पीपल शुड लुक एट हिज वर्क. तो हमें कोई एजी सी, डार्क सी एक फील चाहिए थी वीडियो के लिए. And we saw some of his work, and Alamdar was not convinced at that, but he doesn't know him. मैंने एक वीडियो किया हुआ उनके साथ पहले, अच्छा, तो उनके पास ले गया मैं इनको. तो वहाँ जाके जब हम बैठे और उन्होंने हमें कुछ सैम्पल्स दिखाए, कुछ लाइटिंग के आइडियाज शेयर किए,
तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया कि वी नीड टू फाइंड सम कैरेक्टर्स दैट विल बी इनसाइड अ रूम, वी डोंट नीड टू बी आउटसाइड, बट नहीं वो इंडोर आप लोगों ने इतना अच्छी फील और इम्पैक्ट दिया हुआ है, सारा ब्लैक बैकग्राउंड है और स्मोकी एरिया, मतलब वो बहुत ब्यूटीफुली डायरेक्ट हुआ हुआ बिल्कुल, है। जी। तो अदनान, डायरेक्टर की तो हमने बात की, लेकिन इसके लिरिक्स जितने पंचिंग है, हाँ, किसने लिरिक्स का लिखे मैं हैं? बताऊंगा, फिर अलमदार सेकंड पार्ट बताएगा। पहला पार्ट इसमें ये है कि लिरिक्स मेरे जो टीचर हैं, मेरे उस्ताद हैं, मैं सिंगिंग भी सीखता हूँ उनसे, और वो बहुत खूबसूरत शायर हैं, नवीद अनवर साहब, ये उनकी शायरी है, स्लाइटली अंडररेटेड, पीपल डोंट नो हिम वेरी वेल बट ही इज अ मास्टरमाइंड ऑफ राइटिंग। तो उनकी कुछ आज़ादाना शायरी फेसबुक पे पड़ी हुई थी साल पहले, अच्छा, तो इधर ये मुझे आइनो को ये छोटी सी एक नज़म लिखी हुई थी उनकी, मैंने वहाँ से उठाई, मैं इसके पास ले आया और मैंने कहा ये करते हैं। तो करते करते वर्ड्स बहुत इम्पैक्टफुल थे। बाद में मैंने उनसे इजाज़त ली, मैंने कहा सर मैं ले रहा हूँ ये गाना, तो आप जो भी करना है वो कहते हैं बड़ी। और जब उन्होंने सुना, जब ये कॉम्पोजिशन सुनी, ऑनेस्टली ही इज़ अ कंपोजर हिमसेल्फ, उन्होंने कहा कि मैं ज़िंदगी में भी ये नज़म मैं सोच नहीं सकता था कि ये ऐसे कंपोज होगी, क्योंकि वो तो क्लासिकल नोटेशन में थे, हमने उसको एक बिल्कुल डिफरेंट फील दी। इसका क्रेडिट अलमदार को भी बहुत जाता है। इसमें जो दूसरी शायरी है उसके बारे में मैं लेट यू डालिए उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी। उसके ऊपर रोशनी ये थी कि ये तो बन गया, हम इसने डिस्कशन की मुझसे कि अलमदार यार अब ये सुबह का टाइम है, 7 बज रहे हैं ऐसे ही। और हमने बना लिया। इसने कहा अलमदार यार गाना जो है ना एक मोनोटनी बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है, इसको चेंज करना चाहिए। मैंने कहा यार सोचने दो, मुझे 2 मिनट दो। तो एक की हमने पकड़ी, उससे पहले बाय शाहरुख हाँ, द गिटार, हैं। तो वो भी मैं आपको की और बताऊंगा। गिटार से पहले अगर आप भी जरा ये गिटार ये उठा भी लें मैं आपको हाथों में। बिल्कुल सुनाऊंगा। उस इंटेंसिटी जो बिल्डअप हुई थी इंटरलूड की, वो मैंने विद इन 5 मिनट्स वहीं पे ही बैठ के लिखी थी। इसमें एक और जो तो आर्टिस्ट ऐसे नहीं आर्टिस्ट कहा जाता, और अभी आप आपको दोनों इसमें की जो छोटा सा एक मजीद fact खूबी है वो भी हम बताया था रिवर्स से डिस्कस sorry, करने वाले हैं। एक फैक्ट है जो बताना चाह रहा हूँ मैं आपको बिफोर ही स्टार्ट्स दिस। इसमें बयान एक बैंड है पाकिस्तान का बड़ा मशहूर, तो उसमें शाहरुख असलम एक गिटारिस्ट हैं जो उनके लीड गिटारिस्ट हैं, ही प्लेस फॉर बयान, मेरे साथ जॉब करते हैं। उस बच्चे को मैंने कहा कि कम यार कुछ करो इस गाने में, तो वो आगे इनके पास रह रहे थे, तो सुबह की जब टाइम था तो उन्होंने मैंने कहा कोई मोनोटनी है जो ये बात बता रहे हैं, उसने एक कॉर्ड दिया, साथ ही अलमदार वहां से ये जो इसका इंटरलूड है बड़ा खूबसूरत सा, और फिर वो चेंज हुआ पूरा। सो दैट्स हाउ इट वाज क्रिएटेड। अच्छा, गाने पर जाने से पहले मैं एक चीज़ ज़रा यहाँ पर कहना चाहूँगी, और वो ये कि जब भी हम लोग गाने का जिक्र कर रहे हैं ना, इनकी बार बार बात भी कर रहे हैं, तो उसमें एक और बड़ी अच्छी चीज़ है कि जितने भी आर्टिस्ट जिन्होंने इस गाने में परफॉर्म किया एक्टिंग की सूरत में, एक सिंगल पेन ही उन्होंने नहीं ली। बिल्कुल सच है। दोस्त थे, दोस्त मिलकर काम किए, इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश की। और कहते हैं कि जब भी आप कोई अपना नया काम या कुछ अच्छा करने के लिए जाते हैं, उसमें दोस्तों का साथ बड़ा जरूरी होता है, कि कोई भी नया कारोबार ही क्यों ना हो, वहां पर अगर दोस्तों का साथ मिल जाए ना, तो यकीन की जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, इर्द गिर्द जो कोई भी, उनकी मदद करना सीखिए। इस छुप्पे के बाद हम चुप होने वाले नहीं, क्योंकि बहुत सारी बातें जब हमने करनी है, वैसे तो बड़ा तवील सुर लगाया आपने, आई नो को वाला, और मतलब डेफिनेटली डेली की प्रैक्टिस होती है कि आपका सांस ना टूटे। बस वो प्रैक्टिस हो गई है कि हमने बहुत जैम किया, काफी जैम किया है। इतना है कि मैं अक्सर जाता हूँ इंटरव्यू में, मेरा गला खराब होता है, लेकिन जब मैं गाना शुरू करता हूँ कहता है यार बस गाओ। आप अगर इस गाने को गौर से सुने तो इसमें काफ़ी सारी स्क्रीम्स भी हैं। इसमें अगर आप इसको जब आप गौर से सुनेंगे तो उसमें स्क्रीम्स करते करते, और ये मेरा ऑनेस्टली फोर्टे नहीं था, कुछ जगहों पे इसने मुझसे स्क्रीम करवाया, और क्योंकि ये इसका मेरा स्ट्रेंथ है इसकी, तो बड़ा मजा आया मुझे, एक नई चीज। अच्छा, इस गाने की वेरिएशंस कुछ इस तरीके से, कहीं पे रिदम है बहुत ज्यादा, कहीं पे एकदम खामोशी है, आपने एकदम पेस उठाई है, बहुत वेरिएशन जगह जगह पर इस गाने को हमें देखने को मिले। अब जरा इसके अलावा आपकी दूसरी जिंदगी की तरफ भी आते हैं। मैंने कहा था ना कि आर्टिस्ट किसी एक शोबे से वाबस्ता नहीं होता, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर खेलने की कोशिश करता है। मुख्तलिफ ड्रामाज में आपको भी हमारी ऑडियंस ने देखा है, आपको भी देखा है। आहद रजा मीर के वालिद बनकर अदनान कुरैशी साहब, ये दिल मेरा में आपको कैसा महसूस हुआ? ऑनेस्टली मेरा पहला एक्सपीरियंस था, हम टीवी की प्रोडक्शन थी, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। शोग्राम में हम कोई 12 दिन का शूट था, जिसका मेरा पार्ट कोई इतना मतलब छोटा पार्ट था बट इम्पैक्टफुल पार्ट था। तो आई वाज प्लेइंग आहद's फादर। हम किसी सीन में एक साथ नहीं हैं, क्योंकि उस ड्रामे वो ही इज अ चाइल्ड व्हेन आई एम ओल्डर, बाय द टाइम ही ग्रोज अप आई एम डेड। लेकिन इतने यंग डैड बन के कैसी फील आ रही थी? यंग और अच्छा, मुझे उस पर थोड़ा सा एतराज़ ये हुआ था कि मैं कंफर्टेबल नहीं होता कि आई लाइक माई सॉल्ट एंड पेपर। अच्छा। तो उन्होंने मुझे दाढ़ी काली कर दी, रंग लगा दिया, तो
a little taken aback by that कि यार इतना तुमने ज़्यादा यंग बनाने की कोशिश कर दी, बट चले that was a requirement of the director. तो वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा put off किया था, but I guess for the role it was okay. I like to be in my own skin. तो फिर अदनान आपकी तरफ भी आ रही हूँ, सिंगिंग करना ज़्यादा पसंद है? वैसे मैंने कहा ना कि आर्टिस्ट के लिए कोई हद नहीं होती, लेकिन फिर भी एक शौक होता है, एक्टिंग ज़्यादा पसंद है या सिंगिंग? मैंने देखें वो ड्रामा भी किया है, मैंने एड्स भी किए हैं, मैंने मॉडलिंग भी की है, सब कुछ किया है, बट सिंगिंग इज ऑफ कोर्स माय नंबर वन पैशन. म्यूजिक का कोई मुकाबला नहीं, सो आई एम डेफिनेटली नॉट मोर इनटू एक्टिंग, डेफिनेटली सिंगिंग फॉर मी एटलीस्ट. तो that's अच्छा, वन ऑफ आवर लीडिंग एक्ट्रेस, आपसे तो मैं ये नहीं सुन सकती कि मुझे सिंगिंग करना पसंद आया. बहुत सारे लोगों को बड़ी पसंद है, बड़ी भाती है हानि आबिर, उनके हस्बैंड का किरदार आपने कर दिया. तो आपको ज़्यादातर एक्टिंग ही पसंद है या नहीं यार सिंगिंग पसंद है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, आर्ट है, मुझे आर्ट हर किस्म का पसंद है. हाँ, इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी टू प्ले दैट कैरेक्टर. व्हाई? बिकॉज आई हैड टू प्ले दिस वन पॉलिटिशियन. ड्रामे का नाम था अना. सो अना का ये था कि इवन व्हेन आई वेंट अब्रॉड, मैं इवन ऑस्ट्रेलिया बीच में गया तो वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी मुझे मिल गई चलते फिरते. इवन कि मैं एक कॉन्सर्ट पे गया डीजे अखिल के, वहाँ इंडियन कम्युनिटी एंड दे ऑल न्यू मी. अच्छा, ये कितनी अच्छी बात है कि इंडियन कम्युनिटी भी पाकिस्तानी ड्रामास को उसी तरह से देखती है जैसे हम इंडियन कंटेंट को देखते हैं. बिल्कुल. तो वो तो क्रेजी है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तानी कंटेंट. वो कहते हैं कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो. तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज एन अमेजिंग फीडबैक. आई हैव डन प्रीटी अमेजिंग. उनके साथ, हानिया के साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. ऑब्वियसली द वेरिएशन ऑफ द कैरेक्टर इटसेल्फ, मुझे बहुत एक पॉलिटिशियन का एक बड़ा सीरियस कैरेक्टर, बट आई थिंक कि इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटीज टू जितने जॉली आप दिखते हैं ना, मुझे नहीं पता कि सीरियस कैरेक्टर ये तो दैट्स द थिंग. तो आई एम लाइक 180 डिग्री कह लो या 360 की, आई एम लाइक टोटल फ्लिप. उसमें आप देखोगे तो आप, मुझे लोग डरते थे कि सैफ भाई आ रहे हैं सैफ, तो एकदम से वो फियर, क्योंकि मैंने वो कैरेक्टर ऐसा बनाया था. बट आई थिंक पीपल लव दैट कैरेक्टर. और उसके बाद भी मैंने अभी कुछ किए हैं, लॉट ऑफ थिंग्स. अच्छा, वो जो संगे भाग का कैरेक्टर था आपका, वो भी थोड़ा डिफरेंट था आपकी पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग था. वो उसमें मैं बेसिकली, मैं 2 ट्राइब्स की वॉर होती है उसमें. तो बैक इन द डे में मेरा कत्ल हो जाता है, तो इट्स बेसिकली माय कत्ल बिकॉज, और मैं, हमारा जो सिखों का और वो कल्चर उसमें दिखाया है. तो आई गेट किल्ड इन अ खेत. मैं खेती बाड़ी कर रहा था. तो जब मुझे किसी ने कहा तो मैं हैरान इसलिए हूँ कि लोगों ने इवन उस हालत में भी मुझे ना मैसेज आना, ओ आपको हमने संगे माँ में देखा है, और ये मैंने कहा यार बड़ी बात है. बट आई थिंक क्या है, चैलेंजिंग रिकॉग्नाइजेशन मिलना, किसी भी चीज की रिकॉग्निशन मिलना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने छोटा कैरेक्टर किया, आपने बड़ा कैरेक्टर किया, क्योंकि छोटे से छोटा किरदार भी आपको बहुत बड़ा बना देता है. हमारे ड्रामास की रीच तो बहुत है. देखिए, मैंने भी छोटा सा रोल किया, पीपल रिकॉग्नाइज मी, ऐसी कोई बात नहीं. बट यस, ड्रामास की रीच हमसे म्यूजिक से बहुत ज्यादा है. अगर हम ड्रामास की बात करें, रिसेंटली न्यूली लॉन्च्ड माशाल्लाह मौला जट, जिसका वर्ल्ड वाइड हमने देखा, प्रीमियर भी हुआ और उसको बड़ा पसंद किया जा रहा है. मुख्तलिफ उसमें हमारे पास देखा है कि उसके जो डायरेक्टर हैं बिलाल अशारी साहब ने उसके मुख्तलिफ डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज में उसकी कैनवस बढ़ा दिया उसको देखने के लिए. सिनेमा में मतलब कहीं ना कहीं हमने इसको देखा बड़े अच्छे अंदाज में. थोड़ी सी तनकीद भी आ रही है, लेकिन सराहा भी जा रहा है. वन बाय वन दोनों को आंसर मिल लेना चाहती हूँ. वैसे जब आपने कहा ना कि इंडियंस हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं, क्या हमारी सोसाइटी में ये एक मसला है कि हम दूसरों की चीज़ को तो पसंद करते हैं लेकिन अपने में कीड़े निकाल देते हैं? स्ट्रेंज पार्ट, चले आप पूछ रही हैं, मेरे ख्याल में इट्स अ फिनोमिनल फिल्म. नॉट दैट मैंने अभी तक देखी नहीं है, बाद में जस्ट टू बी ऑनेस्ट. मैंने उसका ट्रेलर, टीजर, रशेस, बिफोर दैट मैंने साउंड, यानी कि मैंने अपने एलिमेंट्स में जितनी क्रिएटिविटी साइड पे देखा, आई थिंक इट्स फिनोमिनल. हाँ, जहाँ तक तनकीद की बात है, एक यूजुअल पर्सपेक्टिव में मुझे समझ नहीं आती है कि हम लोगों को मेरे ख्याल में सीखना चाहिए अप्रिशिएट करना और मुस्कुराना, रादर देन के गुस्से में क्या ना करना ही यार बस. क्योंकि हमारे लोगों का ये बड़ा प्रॉब्लम है. अगर आप सारी ज़िंदगी गुस्से करते रहोगे ना एक दूसरे पे, यार ये तो तूने बड़ा बुरा काम किया भाई, फिर आप ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे. तो भाई खुश रहना है तो खुश रहो, अप्रिशिएट वर्क, सिंपल. सीरियसली हमारे यहाँ अप्रिसिएशन का रिवाज दम तोड़ता जा रहा है. मेरे ख्याल में IMDb पे 9.5 रेटिंग लेना, अगर किसी ने मजाक नहीं, नॉट इंग्लिश मूवीज को भी नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती. सो देयर इज समथिंग इन द मूवी फॉर श्योर. मेरे जितने मैंने देखी नहीं है अभी तक, इस वीकेंड शायद, बट पीपल दैट हैव वॉच्ड इट. अच्छा, ये देखिए, इस पे भी कहीं पे क्वेश्चन आ गए ना देखने के रीजंस में भी ये कि कुछ बड़े सिनेमाज ऐसे जहाँ पे ये प्रोजेक्ट ही नहीं की जा रही है. नहीं, किसी भी सिनेमा में नहीं की जा रही. पॉलिटिकल, वो भी उनका एक आपस की एक वो थी फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एंड, टू बी ऑनेस्ट. लेकिन जहाँ पे लगी है ना, इसकी वाली बात है. एवरीबडी लव्ड इट. और हम यही डिस्कस करें कि हम तो नॉन स्टॉप प्रमोशंस उनमें फंसे हुए हैं. हम कब से वेट करके हम देखें जाके. यूएस में बता रहा हूँ, मेरे जितने दोस्त यूएस, इंग्लैंड में, दे आर मैसेजिंग मी एंड सेइंग इट्स अ फिनोमिनल मूवी है. दीस आर पीपल जो कि पाकिस्तानी सिनेमा नहीं देखते, वो देखते ही हॉलीवुड है, जाते ही नहीं है. पाकिस्तानी फिल्म देखने गए, दे ऑल लव्ड इट, व्हिच इज एन अमेजिंग अकॉम्प्लिशमेंट. और मेरे ख्याल में किसी चीज़ में कीड़े निकालने से बेहतर ये होता है कि आप
जो अच्छी खुद से भी चीजें करके वो देखिए चीज हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हाँ। जो बिलाल अशारी ने किया, he's brought Pakistan on the road map. This is not an easy task, and I appreciate him for what he's done. Absolutely. और छोटी मोटी चीजें तो कोई प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं है, ऐसे ही। So आपको you should appreciate the good things in what he has done, and I totally appreciate him for जिसने किया। क्यों रमजान? बिल्कुल ऐसे ही। और हम भी अप्रिशिएट करते हैं Big अपने round of तमाम applause. एफर्ट्स को बहुत जो कि अच्छा चुप की सूरत में हमें applause नजर for आएंगे। sure, और लेकिन साथ ही साथ जाने से पहले, क्योंकि वक्त बड़ा मुख्तसर से रह गया मेरे पास, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या अपकमिंग सॉन्ग जिन पर आपका काम चल रहा हो। जी अभी कह लें कि एक ट्रैक आ रहा है, इस पर हम काम करें, डूबती कश्ती। मेरे 5 और ट्रैक्स रेडी हैं, उनकी मैंने शूट जल्द अज जल्द करनी है। और क्या क्या है हमारा, और आई थिंक कंटेंट काफ़ी पड़ा हुआ है, तो होपफुली वेरी सून हम लोग डूबती कश्ती इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट, बट मैंने 1-2 म्यूजिक वीडियोस जो पेंडिंग है, आई विल प्रॉब्ली डू दोस। मेरा एक सोलो पंजाबी गाना है इन द पाइपलाइन, और डूबती कश्ती पे हम काम कर रहे हैं, which is going to be our next song together. Yep, for sure. इंशाल्लाह। और चुप का चैप्टर 2 बाय द वे विल बी कमिंग आउट सून। ये चुप जो है, ये तीन chapters में हैं आए हुए इसके जो हमने प्रपोज। अच्छा, अभी हमारे पास एक आया है, chapter one है। अभी 2 सीजन इसके और आएंगे। जी, और ये दोनों जो अगले दोनों वर्जन्स कंप्लीटली डिफरेंट Wow. फ्रॉम व्हाट you've heard. Yes. Tune is probably somewhat the same part, it's but going to be very presented in a different. completely different अच्छा, way. वक्त देखे ना, मैं कह रही हूँ कि कम है, लेकिन फिर भी मेरे जहन में इतना कुछ है इनसे पूछने के लिए जो कि कहीं भी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। लेकिन फिर भी मैं फिर ये सवाल एक दफा पूछना चाहती हूँ आपसे लाजमी। वो एक कंपटीशन आपने विन किया था मिस्टर पाकिस्तान 2022। Right. खवातीन के लिए तो डिफिकल्ट टास्क होता है ही, मर्दों के लिए कितना डिफरेंट होता है भाई? है डिफरेंट टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इसकी कैटेगरी थी 30 प्लस की। अच्छा। मुझे फर्स्ट टाइम जब उन्होंने रीच आउट किया था, कैनेडियन फर्म है, सो आई थॉट they wanted to shortlist me for that. So I am basically now Mr. Pakistan 2022, Mr. Pakistan Universal 2022. I had to go to 2 countries. I didn't go to represent Pakistan right now. एक कंट्री और रह गई है, which Trinidad Tobago, साउथ अमेरिका, वेनेजुएला में। वो अब देखते हैं नवंबर मिड में। अच्छा। अगर तो मैं वहाँ चला गया, बिकॉज अगर मैं इंटरनेशनली जाके एक इवेंट भी कर लेता हूँ, सो मेरा एक बार और ऊपर हो जाएगा। बट इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि अभी भी चले, बेस्ट विशेस यार, बेस्ट विशेस फॉर दैट। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे, आपको भी जो भी आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट हैं। फिर हमने कहा ना कि अप्रिसिएशन जरूर करनी चाहिए। पता है कि इससे हौसला बढ़ता है दूसरों का भी और उनका भी, जो कि आकर नया कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि हमारी मुल्क में इस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी है जहाँ पर हंसने मुस्कुराने के लिए वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है। महंगाई है, इन्फ्लेशन है, गुर्बत है, व्हाट्सएवर इट इज़। हम लोग इसको प्रोग्राम में अक्सर डिस्कस नहीं करते, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम दिन की चंद घड़ियों में से कुछ घंटे ऐसे निकाल लें जिसमें सिर्फ हंसने मुस्कुराने की बातें हों। और ऐसे में अगर इन जैसे लोग आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेर रहे हैं, तो इन मौक़ों को हाथ से गवाइए नहीं और अप्रिशिएट करना सीखिए। और मौला जग भी जाके देखिए, ओके मैं भी अभी तक नहीं देख रही, लेकिन डेफिनेटली मेरा वादा है मैं ज़रूर जाऊँगी और आप लोगों को भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपडेट करूँगी। इनका गाना हमारे सोशल मीडिया पेज पर भी आप जाकर देख सकते हैं, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अदनान अलमदार, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।